बिलो सोचे दुनिया झट पैदा होया बस खाउण वास्ते डाइट डुइट बारे बिलो सोचे दुनिया झट पैदा होया बस खाउण वास्ते। खा रहे हैं ठूस ठूस के, हम घर में बनाते हैं पौष्टिक खाना, वो इनकी हलक से नीचे नहीं उतरता, इनको दे दो चटर पटर, पूरा दिन बाहर का तला भुना खाते रहेंगे और उसके बाद पाते रहेंगे नीचे पटर 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 पटर। आय हाय, आज तो थोड़ा ज्यादा खा गया, सीने में जलन हो रही है, लगता है एसिडिटी बन गई। मम्मी, अरे मुझे बहुत भयंकर सीने में जलन हो रही है, लगता है एसिडिटी बन गई है, और खा ले 4-5 समोसे हो जाएगी सही। अरे प्लीज मम्मी बताओ ना, ये ले एंटासिड खा ले। रिलीफ मिल गया। वैसे क्या था मम्मी इस एंटासिड में? अरे जब हम पढ़ा करते थे ना, तब हम भी स्मार्ट हुआ करते थे, तब हमने पढ़ा था कि ये बेस होती है और ये जो चटपट खाते हो वो एसिड होते हैं। अच्छा वैसे बताओ क्या होता है ये एसिड और बेस? वाह, ये भी हम ही बताएं। इसके लिए शिविका की पाठशाला पे शिविका का वीडियो देखो। चलो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10th। आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 2 एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक दिए गए हैं उन सबको एक एक करके अच्छे से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक दिए गए हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हमें सीखने होंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एसिड एंड बेसिस होते क्या है, इनकी डेफिनेशन, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। वैसे तो ये हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे क्योंकि जो आगे की चीजें हैं वो इन्हीं से रिलेटेड है, तो इन्हें एक बार रिकॉल कर लेंगे, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को। आफ्टर दैट वी विल नो अबाउट इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं। फिर हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। अब आप कहोगे अभी पहले एसिड एंड बेसिस जान के वापस से एसिड एंड बेसिस, पहले हमने उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जानी, और वो कहते हैं ना, नो जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो बाहर बाहर से देख के एसिड और बेस को हमें जज नहीं करना चाहिए। अब उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी जानेंगे कि वो किसके साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में एक तो आपका आ जाएगा कि हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल। एसिड मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है, बेस मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है। उसके बाद देखेंगे कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड कैसे रिएक्ट करता है और बेस रिएक्ट क्यों नहीं करता है। उसके बाद हम जानेंगे कि ये आपस में कर रहे हैं, मतलब मेटल के साथ कर रहे हैं, मेटल कार्बोनेट के साथ कर रहे हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कर रहे हैं, तो आपस में करेंगे तो क्या होगा, यानी एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो कैसे चीज आएगी, यानी क्या प्रोडक्ट निकल के आएगा। उसके बाद हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड्स एंड रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेसिस। यहाँ पे इन दोनों पे याद रखना है कि एसिड की बात हो रही है या बेस की बात हो रही है। फिर इसके अंदर हमारी पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाएंगी खत्म। फिर हम देखेंगे कि क्या इन एसिड और बेस में कुछ कॉमन भी है, मतलब अगर हम शुरू से देखें तो एक दूसरे के जाने दुश्मन है, पूरे अपोजिट हैं, तो क्या कुछ ऐसा है जो इनके में कॉमन है, तो उस चीज को हम जानेंगे। आफ्टर दैट वी इसी के अंदर की कॉमन क्या है उसमें हम देखेंगे कि व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और अ बेस इन वाटर सॉल्यूशन। वाटर सॉल्यूशन के अंदर, पानी के अंदर एसिड को क्या हो जाता है और बेस को क्या हो जाता है, वो क्या चीजें यूज करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि किस में कितना है दम, मतलब एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशंस। उसके बाद आ जाएगा इसी के अंदर, जब हम इनकी स्ट्रॉन्गनेस पता करते रहेंगे कि कौन कितना ज्यादा ताकतवर है, उसमें एक पीएच स्केल की बात होगी जो कि इंडिकेटर में भी बात होगी, पर यहाँ पे उस पीएच को भी जानेंगे कि हमारी डे टू डे लाइफ में भी पीएच कैसे काम आता है। उसके बाद देखेंगे हम सॉल्ट्स। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर का नाम है, तो एसिड और बेस को समझने के बाद सॉल्ट पे आएंगे और आपको तकरीबन जब एसिड बेस समझते रहेंगे तो समझ में आ जाएगा कि सॉल्ट की बात चल कहां से रही है। तो सॉल्ट देखेंगे, पीएच ऑफ सॉल्ट के बारे में जानेंगे। फिर जो सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट जो होता है, दैट इज सोडियम क्लोराइड NaCl, उससे कुछ केमिकल्स बनते हैं, तो कौन कौन से केमिकल्स हैं उन्हें देखेंगे और उनके यूजेस देखेंगे, जिसमें आ जाता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के यूजेस, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को समझने के लिए पहले हमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन समझना होगा, तो पहले वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन समझेंगे एंड देन वी विल नो अबाउट प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं एसिड के बारे में। तो एसिड क्या होता है? एन एसिड इज अ केमिकल स्पीशीज दैट डोनेट्स
प्रोटॉन्स और यू कैन से हाइड्रोजन आयंस एंड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। एसिड वो केमिकल स्पीशीज है केमिस्ट्री के अंदर जो कि अपने हाइड्रोजन आयंस डोनेट करता है। तो इससे एक चीज तो क्लियर होती है दैट एसिड कंटेन्स हाइड्रोजन आयंस। खुद के पास होंगे तभी तो दूसरे को देगा, ऐसे कैसे दे देगा? तो खुद के उसके पास क्या है? हाइड्रोजन आयंस है। तो इजीली क्या कर पा रहा है? प्रोटॉन्स या हाइड्रोजन आयंस जो है उन्हें डोनेट कर पा रहा है। अब वो एक्सेप्ट क्या करता है? मतलब खाली देगा थोड़ी ना, कुछ लेगा भी वापस। तो लेता क्या है? इलेक्ट्रॉन्स वो एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो दिस इज एसिड। अब एसिड की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज कि एक तो ये है एसिड खाने में बहुत ही खट्टा होता है। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, उनका जो टेस्ट होता है, स्वाद होता है, खट्टा होता है। जैसे कि नींबू को चख के देखो, एसिड है वो खट्टा सा करेगा। इमली चख के देखो, वो भी खट्टा है। विनेगर चख के देख लेना, मतलब पूरा तो मत पीना, चख के देखोगे तो वो भी खट्टा खट्टा ही होता है। तो जो भी एसिड्स होते हैं वो सब टेस्ट में कैसे होते हैं? खट्टे, सोर। उसके बाद देखो क्या है? एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। एक लिटमस पेपर होता है, इसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हो और आगे भी हम इसके बारे में डिटेल में समझेंगे कि लिटमस पेपर एज ए इंडिकेटर काम करता है कि दिया गया सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो अगर एसिड होगा तो ब्लू लिटमस पेपर जो होता है, अगर एसिड है तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे मेंशन है दैट एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ये सारी चीजें एक एक करके अच्छे समझते चलिएगा। सवाल में आ सकता है कि भैया एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज लिख के दो। इवन एसिड और बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंशिएट करो। तो ठीक है, ये याद रखने की चीजें हैं। उसके बाद आ जाता है कि एसिड gives hydrogen ions in aqueous solution। जो H प्लस आयोन्स है, aqueous solution क्या है? पहली बात तो ये aqueous मतलब aqua मतलब पानी, पानी के अंदर रिएक्शन होगा। ठीक है, पानी के साथ में अगर एसिड होता है तो एसिड हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन आयंस देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एसिड पानी के अंदर यानी एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयंस, हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करता है। उसके बाद है एसिड कॉरेड मेटल। एसिड जो है वो मेटल को गला देता है। देखो एसिड बहुत ही बवाल चीज है, उसका कैसे हाथ लगाओगे तो जल जाओगे, ऐसा उसका नेचर है। तो वो क्या करता है? मेटल को आप किसी भी चीज को तोड़ नहीं सकते। जैसे दांत है हमारे, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग उससे बने हैं एनिमल्स। तो क्या आप देखोगे इन्हें आप सीधा सीधा तो तोड़ नहीं सकते, कचुम्बर ऐसे कर, तो इन्हें गलाओ, सड़ाओ। ये एसिड यही काम करता है। और हमारे ये आगे आएगा भी टॉपिक कि कैसे हमारे दांत जो है वो सड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, गल जाते हैं। तो एसिड जैसे दांत है ना, ऐसे मेटल्स को एसिड कॉरेड करता है यानी गला देता है। आगे देखते हैं, 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये आगे आने वाली हैं। इन पीएच स्केल भी आप इसी से समझ पाओगे जो कि आपके चैप्टर के अंदर है। कौन कौन सी? स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। ये बहुत ज्यादा जरूरी है और इनको समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? देखो स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब है कि जिस एसिड के अंदर हाइड्रोजन आयंस के नंबर्स ज्यादा हो, उस एसिड को हम कहेंगे कि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, तो यहां से आप ये याद कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब जिस एसिड में हाइड्रोजन आयंस ज्यादा होंगे, H प्लस आयंस ज्यादा होंगे। अब फिर वीक एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग वीक, एक दूसरे के विलोम शब्द जैसे हो गए ना। तो वीक का मतलब यही होगा कि जिस एसिड के अंदर हाइड्रोजन आयंस कम होंगे उसे हम एक वीक एसिड कहेंगे। अब कौन कौन से होते हैं इनके एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, काम आ जाते हैं जब पूछ लिया जाए। स्ट्रॉन्ग एसिड तो आप तो कह दोगे ओके ये तो हम पढ़ के आए थे, जिसके अंदर हाइड्रोजन आयंस ज्यादा हो। कौन से हैं ये भी तो याद रखने हैं। तो कुछ यहाँ पे आप याद कर लो, 2-3 याद कर लिए एसिड तो चल जाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर आ जाता है आपका H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये सब अपने स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी इनमें हाइड्रोजन आयंस बहुत ही ज्यादा होते हैं। उसके बाद आ जाता है अपना वीक एसिड। वीक एसिड हाइड्रोजन आयंस कम होंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, तो उसमें आ जाएगा अपना ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड। अब कहोगे ये क्या है? CH3COOH, ये फॉर्मूला है कौन से एसिड का? एसिएटिक एसिड का। तो जब ये लिखे आ जाए तो सोचना नहीं है कि क्या आ गया, इट्स एसिएटिक एसिड का फॉर्मूला। जानबूझ के मैंने ऐसा लिखा था, मैं सीधा एसिएटिक भी लिख सकती हूँ, पर आपको पता होना चाहिए क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस में ये ऐसे ही लिखा आता है, कोई ऐसे सीधा नहीं लिख देता एसिएटिक एसिड, ये फॉर्मूले के साथ आता है। तो ये एसिएटिक एसिड का फॉर्मूला है। उसके बाद आ जाते हैं कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड के पास ये क्या होते हैं। तो एक लाइन में ये पूरा का पूरा समझा हुआ है। यहाँ पे क्या है? मोर अमाउंट ऑफ एसिड प्लस लेस अमाउंट ऑफ वाटर। जिस सॉल्यूशन के अंदर
अमाउंट ऑफ एसिड ज्यादा हो और पानी कम हो उसे हम कंसंट्रेटेड एसिड बोलेंगे। जिस एसिड के अंदर, जैसे बात यहाँ पे क्या चल रही है कि एसिड और पानी साथ में, तो एसिड और पानी साथ में होंगे तभी हाइड्रोजन आयंस आपके रिलीज होंगे। ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा। खाली एसिड हो और हाइड्रोजन आयंस आ जाए ऐसा नहीं होने वाला है, पानी के साथ ही हाइड्रोजन आयंस आएंगे, वो भी हम आगे डिटेल में समझेंगे। सो जिस एसिड के अंदर अमाउंट ऑफ एसिड यानी एसिड की मात्रा ज्यादा होगी और पानी की मात्रा बहुत कम होगी उसे हम कंसंट्रेटेड एसिड बोलेंगे। फिर डाइल्यूट एसिड क्या है? डाइल्यूट एसिड भी यहाँ पे एक लाइन में लिखा है, मोर अमाउंट ऑफ वाटर प्लस लेस अमाउंट ऑफ एसिड। जिस एसिड में पानी ज्यादा होगा और एसिड बहुत थोड़ा सा होगा तो उसे हम कहेंगे डाइल्यूट एसिड। जब भी हम कोई टेस्ट करते हैं या कोई रिएक्शन वगैरह देखते हैं, आगे भी आप देखोगे तो सब में डाइल्यूट एसिड ही यूज में लिया जा रहा है। ज्यादा एसिड होगा तो वो ब्लास्ट कर सकता है, ठीक है, तो वो डेंजरस होगा थोड़ा सा। तो मोर अमाउंट ऑफ वाटर, यूजुअली जो डाइल्यूट एसिड होता है डाइल्यूट एसिड ही यूज में लेते हैं हम एक्सपेरिमेंट वगैरह करने में, लैब वगैरह के अंदर। आगे चलते हैं, आई होप आपको एसिड समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं बेस के ऊपर। बेसिस क्या होते हैं? सो इन केमिस्ट्री अ बेस इज डिफाइंड एज अ मॉलिक्यूल इन एन एक्वस सॉल्यूशन दैट कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन्स एंड डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। देखो क्या हो गया बेस, कि केमिस्ट्री के अंदर बेस एक ऐसा मॉलिक्यूल है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। बात पूरी इस चैप्टर में पानी के अंदर ही चलने वाली है, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ही। तो जो क्या कर रहा है, प्रोटॉन्स एक्सेप्ट कर ले और इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दे। तो अब यहां पे देखो, ये वैसे तो कहते हैं कि एसिड और बेस पूरे टोटल अपोजिट है, लेकिन आपस की चीजें ये ले रहे हैं। जैसे एसिड क्या कर रहा था, प्रोटॉन दे रहा था, हाइड्रोजन आयंस दे रहा था। बेस क्या कर रहा है, प्रोटॉन्स ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो फिर ये क्या दे रहा है, खाली लेगा कुछ देगा भी, तो ये इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। और एसिड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है। तो ये अपना बेस हो जाता है। अब बेस की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होंगी जैसे एसिड की थी, बिल्कुल। तो ये जो बेस होते हैं, दीज आर बिटर इन टेस्ट, बहुत ही ज्यादा कड़वे होते हैं ये। जैसे एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, बिल्कुल इनके लिए बनाए। बेसिस बहुत ज्यादा कड़वे होते हैं टेस्ट के अंदर। कभी टेस्ट करके देखना, बहुत कड़वे मिलेंगे। आप साबुन को टेस्ट कर सकते हो, वो भी एक मतलब ज्यादा मत करना, ऐसे थोड़ा सा लिख करके देखोगे कड़ी ही फील होती है। तो जितने बेसिस होते हैं वो सब कड़े होते हैं। बेकिंग सोडा खा के देख लो, वो भी कड़ा ही होता है आपका। उसके बाद देखो, दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। रेड लिटमस क्या है, वही पेपर है, इंडिकेट करता है एसिड होगा या बेस होगा। तो अगर रेड लिटमस पेपर है, उस पर कोई सब्सटेंस डाला, अगर वो पेपर का रंग गिरगिट की तरह बदल के लाल हो जाता है तो हम सॉरी लाल नहीं होगा, लाल तो था ही, वो ब्लू हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो बेस है, जो सब्सटेंस है वो एक बेस होगा। उसके बाद है बेसिस गिव हाइड्रोजन ऑक्साइड आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। बेसिस जो है वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, पानी के अंदर OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं, यानी हाइड्रोजन ऑक्साइड आयंस प्रोड्यूस करते हैं। एसिड क्या करते हैं, एसिड हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करते हैं पानी के अंदर। बेसिस क्या करते हैं, OH नेगेटिव हाइड्रोजन ऑक्साइड आयंस प्रोड्यूस करते हैं पानी के अंदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। दीज आर द सब्सटेंसेस विच आर स्लिपरी एंड सोपी। ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ये स्लिपरी होते हैं टच के अंदर और बहुत ज्यादा सोपी भी होते हैं। सोपी से समझ जाओ कि साबुन की भी बात हो रही है। तो साफ जो है, जो सोप है, जो साबुन होती है, वो भी एक बेस ही है, इसीलिए वो स्लिपरी भी होती है। तो आपने अमूमन देखा होगा घर में, जैसे मम्मी के हाथ में कड़ा फंस जाता है, चूड़ी वगैरह कड़े वगैरह फंस जाता है, तो क्या करता है, सीधा तो निकल नहीं रहा है, पूरी कोशिश करके देख ली, तो सोप लेते हैं, ठीक है, उसको हिला करके पूरा लगाते हैं एंड देन वो इजीली बैंगल बाहर आ जाता है। क्यों? क्योंकि सोप भैया स्लिपरी है, क्योंकि वो बेस है, इसीलिए। तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें भी 3 टर्म्स है, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस एंड एल्कलीज। तो स्ट्रॉन्ग और वीक बेस से तो आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हो कि जैसे एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड था, तो एसिड में हाइड्रोजन आयंस थे, तो ज्यादा हाइड्रोजन आयन स्ट्रॉन्ग एसिड, कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस वीक एसिड। तो ऐसे ही बेस में अगर हम देखें तो ज्यादा नंबर होंगे हाइड्रोजन ऑक्साइड के तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, कम नंबर्स होंगे हाइड्रोजन ऑक्साइड आयंस के, यानी कम नंबर में होंगे हाइड्रोजन ऑक्साइड आयंस, तो वो वीक बेस होगा। इज इट क्लियर? एग्जाम्पल क्या क्या है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस से? हमें एसिड के देखे तो भैया बेस के भी बताओ। तो बेस में आपका आ जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्लेक्ट लाइम, ये भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। उसके बाद है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये कुछ एग्जांपल्स याद रखिएगा, ये आप ना डेली बात करते करते भी याद रख सकते हो, ठीक है। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए आप HCl बहुत इजीली याद रख सकते हो, हमारे स्टमक के अंदर होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर डाइजेशन, तो उसके लिए भी आपको याद हो जाएगा। अच्छा, डाइजेशन से HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो इन एसिड्स के नाम याद रखने बहुत ज्यादा जरूरी है, स्ट्रॉन्ग कौन सा है, वीक कौन सा है। सिमिलरली बेस कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है। वीक बेस कौन सा हो जाएगा, NH4
OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज ए वीक बेस। अब बात करेंगे एल्कलीज क्या होता है। ये बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, ऐसा लगता है पता नहीं क्या चीज है एल्कलीज। कभी कभी हम देखते रहते हैं एसिड की बात चल रही होती है और फिर बेस की बजाय एल्कली आ जाता है। तो ये एल्कली असल में है क्या? तो ये जो एल्कलीज है ना, ये असल में बेस ही है। दो तरीके के बेस है हमारे पास। एक वो जो पानी में अच्छे से घुल जाए, जो अच्छे से पानी में सोल्यूबल हो, यानी घुल घुल हो जाता है। एक वो जो घुलते नहीं है, पता नहीं क्यों, तो वो घुल नहीं रहे हैं, उनको तो हमने साइड कर दिया। जो घुल जाते हैं उन बेसिस को, जो पानी में सोल्यूबल हैं, जो पानी में अच्छे से घुल रहे हैं, उन बेसिस को हम एल्कलीज कहते हैं। वही यहाँ पे लिखा भी हुआ है that these are the bases which are soluble in water। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर बेस की जगह एल्कलीज लिख दिया जाए तो एल्कली भी बेस ही है, बस वो वाला बेस है जो पानी के अंदर घुल जाए। पर यहाँ पे तो हम बात ही पानी की कर रहे हैं पूरी। एसिड पानी में है तभी हाइड्रोजन आयंस देगा, बेस पानी में है तभी हाइड्रोजन ऑक्साइड आयंस देगा। तो यहाँ पे हम एल्कलीज को ही प्रेफर करेंगे क्योंकि वो पानी के अंदर अच्छे से घुल जाते हैं। सो एल्कली और बेस एक ही चीज है, बेस का एक तरीका है। आगे बढ़ते हैं, बेसिस यहाँ पे हो गया है कवर। इंडिकेटर्स, इंडिकेटर क्या चीज होती है? देखो, आप कभी अपने पेरेंट्स के साथ या किसी के भी साथ ड्राइव पे जाते हो, गाड़ी में बैठते हो, फोर व्हीलर हो, टू व्हीलर हो, किसी के ऊपर भी, जब राइट में अगर आपको मुड़ना हो या लेट्स से लेफ्ट में मुड़ना हो, तो जो ड्राइवर होता है वो ऐसे राइट वाला इंडिकेटर दबा देता है, तो पीछे एक लाल रंग की लाइट जलती है राइट साइड में। तो आपके पीछे जो ड्राइव कर रहा होता है, दूसरी जो गाड़ी होती है, उसे इंडिकेशन मिल जाता है कि ये आगे वाली गाड़ी जो है वो राइट में मुड़ने वाली है। अगर राइट इंडिकेटर दबाया हो तो थोड़ा आहिस्ता से इस साइड से ले लेता है, वरना आपने इंडिकेटर दिया नहीं, इधर मुड़ने वाले, पीछे से गाड़ी आई और काम हो गया। तो यहाँ पे इंडिकेटर क्यों दिया जाता है? बताने के लिए, ओ हम इधर जा रहे हैं, तनिक ठहरो। या फिर आपने ये भी देखा होगा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो तो, जैसे पीछे बैठे हो, बाइक के ऊपर हो या स्कूटी के ऊपर हो, तो आगे जो ड्राइव कर रहे हैं वो कहते हैं हाथ दे। तो आप जो ऐसे ऐसे हाथ देते हो ना, तो पीछे वाले को आप इंडिकेट ही कर रहे हो कि हमें इधर जाना है, तो इधर से ना आए, मतलब हमें मुड़ जाने दे, उसके बाद जाए भाई। तो ये आप इंडिकेशन दे रहे हो। सिमिलरली यहाँ पे भी इंडिकेटर है। यहाँ पे इंडिकेटर क्या काम करता है? एन इंडिकेटर टेल्स अस whether the given substance is an acid or base by the change in its color and odor। ये बताता है कि जो दिया गया सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है। ये यहाँ पे इंडिकेटर काम करता है। अब बताता कैसे? मुंह से बोलता है, अपना कलर चेंज कर देता है, या तो गिरगिट की तरह कलर बदल देगा, या फिर ऑडोर चेंज कर देता है। ऑडोर मतलब स्मेल जो होती है वो चेंज करके बता देता है कि एसिड है या बेस है। तो हमारा काम इतना ही होता है, ये याद रखना कि किस, यानी जो भी इंडिकेटर्स हैं वो किस किस कलर में बदलेंगे, बताने के लिए कि ये एसिड होगा या बेस होगा, या कैसी कैसी स्मेल प्रोड्यूस करेंगे, ये बताने के लिए वो एसिड होगा या बेस होगा। सो अब देखो कितने तरीके के इंडिकेटर्स हो जाते हैं। एक तो अपना नेचुरल इंडिकेटर, नाम से समझ सकते हो। नेचुरल इंडिकेटर मतलब इंडिकेटर्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड नेचुरली आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। जो हमें प्रकृति से मिले हैं उन्हें हम नेचुरल इंडिकेटर्स देते हैं। ऑलरेडी प्रकृति ने हमें इंडिकेटर्स दिए हैं साइंस के अंदर पहचानने के लिए, उसके बाद उनका इस्तेमाल करके हमने और अपने बना लिए। रॉ मटेरियल तो कुछ चाहिए ना अपना बनाने के लिए, तो प्रकृति ने वो ऑलरेडी हमें दे दिया। कौन कौन से नेचुरल इंडिकेटर्स? लिटमस, जी हाँ, लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर। आप कहोगे कैसे? वो तो पेपर था। लिटमस जो है, लिटमस पेपर, वो एक लिंचन प्लांट से बनता है। तो लिंचन प्लांट क्या हुआ? नेचुरली हुआ ना, तो उसी से लिटमस पेपर बना। तो लिटमस जो है वो एक नेचुरल इंडिकेटर। सिमिलरली रेड कैबेज, लाल पत्ता गोभी, जैसे हम अमूमन हरी पत्ता गोभी खाते हैं, ऐसे लाल रंग की एक पत्ता गोभी होती है, तो वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर। वो भी उस पर आप एसिड वगैरह, बेस वगैरह डालोगे ना, तो रंग बदल के बताती है कि एसिड होगा या बेस होगा। उसके बाद आ जाती है अपनी टर्मरिक, हल्दी, तो ये भी एक नेचुरल इंडिकेटर है जी, ये भी एक इंडिकेटर है, साथ साथ नेचुरल भी है। उसके बाद ऑनियन, इट्स ऑल्सो एन, ये अपनी नेचुरल इंडिकेटर। देन वनीला, क्लोव एटसेट्रा, वनीला एसेंस जो होते हैं, क्लोव, लौंग जो होती है, ये भी नेचुरल इंडिकेटर है। तो नेचुरल इंडिकेटर कौन से हो गए? जो हमें प्रकृति से मिले हो, दोस आर ऑब्टेन्ड नेचुरली, आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर्स। कुछ एग्जांपल याद कर लेना, लिटमस, रेड पेपर, कैबेज, रेड कैबेज, लिटमस पेपर एंड टर्मरिक, ऑनियन, क्लोव एंड वनीला। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, काम आएंगे लिखने में, एग्जाम में 1-2 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद है आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये क्या चीज होती है? सो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर से मतलब है सब्सटेंस व्हिच चेंज देयर ओडर विद एसिड एंड बेस आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ये जो इंडिकेटर है जिनका नाम है ऑल्फैक्टरी, ये क्या करते हैं? ये रंग रूंग नहीं बदलते हैं। 5 इंद्रियां हैं, आप देख के बता दे रहे हो कि एसिड बेस है, चख के बता दे रहे हो एसिड बेस है, सुन के कि अच्छा है इस तरीके का एसिड होता है, इस तरीके का बेस बता रहे हो, तब नाक को भी इस्तेमाल में ले लो। तो यहाँ पे ये क्या है? ये स्मेल, ऑर्डर चेंज करते हैं, स्मेल चेंज करके बताते हैं कि एसिड होगा या बेस होगा। तो कौन कौन से हो जाएंगे यहाँ पे आपके? अनियन, वनीला,
क्लोव एटसेट्रा। और भी बहुत सारे, 3 बेसिक याद कर लो कि अनियन जो है वो भी एक ऑल फैक्टरी इंडिकेटर, नेचुरल भी है बट ऑल फैक्टरी भी है, ये अपनी स्मेल चेंज करके बताती है। वनीला जो है इसकी भी स्मेल चेंज हो जाती है, वनीला एसेंस होता है उसकी एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, लेकिन अगर उस पर कोई सब्सटेंस डालोगे तो वो स्मेल चेंज करके बताती है कि एसिड होगा या बेस होगा। सिमिलरली क्लोव, लौंग जो है, लौंग का तेल ले सकते हो, तो उसके अंदर भी वो क्या करता है, स्मेल चेंज करके बताता है कि एसिड होगा या बेस होगा। तो कुछ चीजें जो हमें यहाँ पे याद रखनी है, अगर हम नेचुरल इंडिकेटर को ले, दैट इज लिटमस, तो लिटमस में मैं यहाँ एसिड लिख रही हूं, यहाँ बेस लिख रही हूं, ठीक है। अगर कोई सब्सटेंस एसिड होगा, अगर कोई सब्सटेंस एसिड होगा तो लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर रेड बन जाएगा। लेकिन अगर सब्सटेंस बेस होगा तो जो आपका रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू बन जाएगा। इज इट क्लियर? ये याद रखने हैं, इनके 1-2 मार्क्स एमसीक्यू वगैरह या मैच द फॉलोइंग्स आ सकते हैं। तो एसिड होगा तो लिटमस अपना रंग लाल में बदल देगा, बेस होगा तो लिटमस का रंग ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक और ले लेते हैं, टर्मरिक ले लेते हैं, ठीक है। टर्मरिक मैं यहाँ लिख रही हूं, टर्मरिक का सेम यहाँ पे एसिड और बेस। अब देखो, अगर एसिड डालोगे, पहले बात टर्मरिक का कलर कैसा होता है, येलो कलर की होती है, राइट। तो अगर आप एसिड डालोगे तो वो येलो ही रहेगी, नो कलर चेंज। तो अगर कोई सब्सटेंस डाला और हल्दी ने गिरगिट की तरह रंग नहीं बदला तो समझ जाओ कि वो सब्सटेंस एसिड है। लेकिन बेस हुआ तो क्या करेगी, तो भैया टर्मरिक का रंग हो जाएगा लाल, रेड कलर की बन जाएगी आपकी टर्मरिक, अगर वो जो सब्सटेंस है वो बेस होगा, ठीक है। तो ये 2 नेचुरल इंडिकेटर में से आप याद रख सकते हो। उसके बाद अगर हम ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स की बात करें तो ऑल फैक्टरी इंडिकेटर में से इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं, ठीक है। ऑल फैक्टरी इंडिकेटर में से चलो वेनिला ले लेते हैं, वनीला एसेंस, और क्लोव ले लेते हैं, ठीक है। दिस इज एसिड, दिस इज बेस, ठीक है। तो अगर वनीला एसेंस है, आपने कोई सब्सटेंस उसमें डाला, तो अगर वनीला की जो कैरेक्टरिस्टिक स्पेसिफिक जो स्मेल होती है वो और ज्यादा बढ़ जाए, स्मेल या तो जैसी है वो या फिर बढ़ जाए और ज्यादा, तो समझ जाओ कि वो एसिड ही है, यानी वनीला की और ज्यादा स्मेल आने लग गई और ज्यादा से, तो वो हो जाएगा एसिड। फिर बेस में क्या होगा, बेस में आपको जुकाम हो जाएगी, मतलब कोई स्मेल नहीं आएगी। अगर आपने कोई सब्सटेंस उसमें डाला है, नीचे क्यों कर रही हूँ, इसमें तो स्मेल ही नहीं आएगी ना, तो इसको कट कर देते हैं, ठीक है। नो स्मेल। अगर वनीला एसेंस में कोई सब्सटेंस डाला और आपको कतई सुगंध नहीं आई किसी भी तरीके की, तो समझ जाओ कि वो बेस है, कोई स्मेल नहीं आएगी। सिमिलरली क्लोव जो है, तो इसमें हम ले लेते हैं लौंग का तेल, ठीक है। तो अगर आपने लौंग के तेल में कोई सब्सटेंस डाला और अगर उसकी जो स्मेल है वो और ज्यादा बढ़ जाती है, जैसे लौंग की जो एक स्मेल होती है ना, स्पेसिफिक स्मेल, वो और ज्यादा बढ़ जाए, तो समझ लो कि वो सब्सटेंस क्या हुआ, एसिड हुआ, ठीक है। तो स्मेल और ज्यादा बढ़ेगी, जैसी आ रही है वो स्मेल आपको आती रहेगी। लेकिन अगर वो जो सब्सटेंस है वो बेस हुआ तो वापस से स्मेल कतई नहीं आएगी। तो आपको ये जानने की जरूरत नहीं कि मेरा ही तो नाक खराब नहीं हो गया, बेस में स्मेल नहीं आती है, ठीक है। तो जब स्मेल ना आए तो समझ जाना कि वो बेस होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है सिंथेटिक इंडिकेटर। अब देखो, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर्स पढ़ के आए हो तो उसमें भी पता हो एक तो प्रकृति से मिल जाए, एक हमने बनाए हो पॉलिस्टर वगैरह। तो सिमिलरली यहाँ पे इंडिकेटर भी कुछ जो हमने लेबोरेटरीज के अंदर साइंटिस्ट ने क्रिएट किए, क्या कौन कौन से हैं इंडिकेटर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस, आर्टिफिशियल सब्सटेंस से बने हो, दैट आर सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरीज आर कॉल्ड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। कौन कौन से हो जाएंगे, 2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अक्सर सवाल क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, और इन्हीं 2 को अच्छे से याद कर लेना कि एसिड में कैसे होगा, बेस में कौन सा होगा। कौन कौन से हैं हमारे पास, एक तो है मिथाइल ऑरेंज, उसके बाद है फेनोथोलिन, ठीक है। नाम ही इतना अजीब सा, देखते हैं इसमें क्या होगा आगे से। देखो, मिथाइल ऑरेंज नाम में आ रहा है आपका ऑरेंज, तो यहाँ पे एक तो मैं लिख देती हूँ MO मिथाइल ऑरेंज। ये फेनोथोलिन को पूरा कौन ही लिखेगा, पी से समझ जाओ, ठीक है। ये हो जाएगा आपका PHO, फेनो, इतना बहुत है। ये एसिड हो गया, ये आपका बेस हो गया। अब बताओ यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज में क्या होगा, तो अगर जो सब्सटेंस आपने डाला है वो एसिड होगा, अगर मिथाइल ऑरेंज की बात करें, अगर वो एसिड हुआ तो जनाब वो ऑरेंज कलर का रहेगा, ठीक है। ये जो आपके इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज, इसमें अगर आपने एसिड डाला तो वो ऑरेंज ही रहेगा, ठीक है। बट अगर वो बेस हुआ तो वो येलो हो जाएगा। अगर वो बेस हुआ तो वो अपना रंग बदलेगा, रंग बदल के बताएगा कि अब मैं बेस हूं। कब, जब कलर येलो हो जाए। जब मिथाइल ऑरेंज का कलर ऑरेंज ही रहे तो वो एसिड होगा। अब बात कर लेते हैं जनाब फिनोथोलिन की। इसमें देखो क्या होगा, इसके अंदर है
पहली बात तो ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर ही नहीं है, अजीब इंसान है, इसका नाम ही बड़ा सारा है, इसका कोई कलर वलर नहीं है। सो अब अगर ये कलरलेस है, अब आपने इसमें कोई सब्सटेंस डाला, अगर वो एसिड हुआ तो इसमें कोई कलर नहीं आएगा। पता नहीं किस बात से चिड़ा बैठा है, कोई कलर नहीं दे रहा है। तो एसिड हुआ तो कोई कलर नहीं आएगा। फिर बेस हुआ तो डार्क पिंक जैसा कलर, या फिर आप उसे वॉयलेट भी कह सकते हो, वॉयलेट, ठीक है, कुछ इस तरीके का कलर ये देगा। सो मिथाइल ऑरेंज, एसिड डालोगे ऑरेंज कलर देगी। अगर आपने बेस है, वो सब्सटेंस जो है वो बेस है, तो येलो कलर हो जाएगा। फिनोल्फथालीन का क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो आपका एसिड है वो कलरलेस रहेगा, डालो कुछ भी नहीं होने वाला, उसको जू तक नहीं रहेंगे उसके अंदर, खाली वो कलरलेस जैसा है वैसा ही रहेगा। बट अगर वो बेस हुआ तो कलर डार्क पिंक हो जाएगा या वॉयलेट जैसा हो जाएगा। तो एक कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है जिनका आपको पता होना चाहिए कि एसिड में क्या होने वाला है, बेस में क्या होने वाला है, कौन सा स्मेल बदलता है और कौन सा रंग बदलता है। सो यहाँ पे इंडिकेटर्स हो गए हैं खत्म। अब बढ़ते हैं हम आगे, जो थे हमारे यूजेस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो चलो समझते हैं। सबसे पहले उसमें हमारा क्या था कि एसिड और बेस जो है वो मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो एक एक करके समझेंगे। पहले एसिड को समझते हैं कि एसिड मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे ये जो चीजें लिखी हुई हैं, एसिड, ये इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये आपको पता होंगी तो अगर घुमा फिरा के सवाल दे भी दिया जाएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। एसिड में क्या है कि अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा वो सोल्ट और हाइड्रोजन गैस एज अ प्रोडक्ट में हमें मिलेगी। एसिड मेटल के साथ रिएक्ट किया तो नमक मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। बेस क्या करेगा, बेस भी सेम ही करेगा, वो इसको फॉलो कर रहा है यहाँ पे, उसका कुछ अलग से नहीं है। सेम बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करा लो, वो भी आपको सोल्ट और हाइड्रोजन ही देगा। एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें, सो यू कैन सी, इसको यहाँ पे हटा देते हैं, जिंक के ऊपर आ रहा है ये। सो जिंक जो कि अपना एक मेटल है, साथ में हमने ले लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन सा एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड है। सो जब हम जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन करवाएंगे तो हमें प्रोडक्ट में मिल जाएगा जिंक क्लोराइड, जो कि एक तरीके का नमक है, और हाइड्रोजन गैस H2। अब चलो आपको पता है क्या बताना है। यहाँ पे क्या हुआ है, ये जिंक था, यहाँ पे HCl था, ठीक है था। इधर हम देखें तो क्लोराइड के साथ यहाँ हाइड्रोजन था, वहां था, पर उधर जाके तो अलग हो गया। तो ये चीज हमने केमिकल रिएक्शन, वो जो फर्स्ट चैप्टर था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस वाला, उसमें समझी थी ऐसा क्यों होता है। तो अब आपको कमेंट बॉक्स में एक चीज बतानी है कि यहाँ पे ये जो जिंक था, ये चूंकि हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव था, रिएक्टिविटी सीरीज में उसमें ऊपर आता है हाइड्रोजन से, तो इसीलिए इसने क्या किया, उसको कहा कि भैया तू हट, और क्लोराइड के साथ आ गया प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, अब ये बताओ ये किस तरीके का रिएक्शन है। ठीक है, क्या बताना है आपको कि ये किस तरीके का रिएक्शन है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको आंसर देना है। 4 तरीके के रिएक्शन होते हैं अपने, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट। इनमें से कौन सा है खाली आपको इतना बताना है। सो यहाँ पे हमने देखा कि एसिड के साथ अगर हम मेटल को रिएक्ट करवाएंगे तो हमें सोल्ट और हाइड्रोजन मिलेगा। सिमिलरली अगर हम बेस को मेटल के साथ अगर रिएक्ट करवाएंगे तो हमें सोल्ट और हाइड्रोजन ही मिलेगा। ये चीज हमें याद रखनी है। इसका एग्जाम्पल तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अपना बेस है, जिंक यहाँ पे मेटल है। ये दोनों अगर आपस में रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे आ गया आपका सोडियम जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन सोडियम जिंक ऑक्साइड। ये भी एक तरीके का नमक ही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि चाहे बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करवा लो या एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवा लो, प्रोडक्ट में आपके पास सोल्ट और हाइड्रोजन ही आने वाला है। आगे बढ़े, क्या आगे बढ़ना है। अब ये मुद्दा ये आ जाता है कि ये गैस सच में भी आ रही है कि ऐसे ही लिखने के लिए हमारा मोर बनाया जा रहा है। बात तो सही है, मैथ के अंदर भी हमें कह देते हैं अज्यूम कर लो कि ऐसा हो रहा है, फिर उस असम्पशन को हम प्रूव करते बैठते हैं। तो यहाँ पे भी हमें प्रूव करना होगा। हम कैसे मान ले कि यहाँ गैस रिलीज हो रही है, और अगर हो भी रही है तो ये कैसे मान ले कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, कोई और क्यों नहीं हो रही है, तो उसे चेक करना होगा। तो उसके लिए ये आपके पास टेस्ट है जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है। पहले से यहाँ पे समझ लेते हैं, फिर इसका लाइव प्रैक्टिकल भी देखेंगे कि सच में ऐसा हो भी रहा है या नहीं। तो क्या करना है आपको, ये आपका बीकर है, अपार्टस वगैरह यहाँ पे लगा हुआ है, इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, एक सेकेंड, मान लो ये अपना हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसके अंदर जिंक ग्रैन्युल्स। ग्रैन्युल्स क्या होते हैं, ग्रैन्युल्स होते हैं अपने छोटे छोटे पीसेस। तो जिंक के पीसेस, तो एक सिल्वर कलर बना लेते हैं हल्का सा, यहाँ पे आपका सिल्वर इतना ले लेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे मैंने डाल दिए ये जिंक के ग्रेनुअल्स हो गए, ठीक है। अब चूंकि ये जिंक के ग्रेनुअल्स और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अब यहाँ पे आप ध्यान देना डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे यूज हो रहा है। तो अगर डाइल्यूट है मतलब पानी की मात्रा ज्यादा है, एसिड की मात्रा कम है, और इसी के अंदर आपने जिंक डाल दिया है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, बोले रिएक्शन तो ये कहता है नमक बनेगा, नमक तो बनेगा तो नमक तो इसी में रह जाएगा, पर गैस तो इसी में नहीं रहेगी। गैस एक जगह थोड़ी ना, वो तो मस्त आराम से घूमती फिरती रहती है, तो गैस मतलब बाहर निकलेगी। तो उसे बाहर निकालने के लिए एक डिलीवरी ट्यूब लगा दी गई है कि गैस जो है वो यहां से आ जाए। इसका कलर बदल देते हैं, यहां से गैस जो है वो बाहर आ जाए, इधर से आती 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 कहां पे मंगा रहे हैं हम गैस को, यहाँ पे एक सोप सॉल्यूशन है। सोप सॉल्यूशन पानी के अंदर जो सोप होती है, साबुन होती है, उसको मिला दिया गया है। क्यों मिलाया गया है, क्योंकि जो सोप के अंदर आएगी ना हाइड्रोजन गैस, तो वो बबल्स क्रिएट करती है, ऐसे टाइप के बबल्स आते हैं। तो वो बबल्स आएंगे, अब हमें क्या करना है उन बबल्स से, वो अगर बबल्स आते हैं और हमें ये चेक करना है कि हाइड्रोजन गैस है, तो हम एक कैंडल को लाएंगे, आप माचिस की तिल्ली जला के ला सकते हो, आग ले आओ बेसिकली क्लास में। तो अगर वो हाइड्रोजन गैस हुई ना, तो पॉप पॉप की साउंड निकल के आएगी, जैसे पॉप टाइप साउंड बाहर आती है। तो अगर ऐसा आता है तो यहां से ही हम ये टेस्ट प्रूव कर सकते हैं कि जब भी एसिड और मेटल या बेस और मेटल रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास सोल्ट और हाइड्रोजन आता है, और वो गैस हाइड्रोजन ही है। उसका ये पूरा टेस्ट है। तो चलो देखते हैं कि सच में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे मैंने जिंक ग्रैनुअल्स ले लिए हैं और साथ ही साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ले लिया है, और एक और टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर हम इन दोनों चीज़ों को ऐड करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने सोप सॉल्यूशन भी ले लिया है। तो आइए अब जिंक ग्रैनुअल्स और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को इस टेस्ट ट्यूब में ऐड कर देते हैं। सो एज यू कैन सी, जैसे ही हमने HCl ऐड किया है जिंक ग्रैनुअल्स में, यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ हो रही है। तो इस हाइड्रोजन गैस को सोप सॉल्यूशन में लेने के लिए यहाँ पे एक डिलीवरी ट्यूब लगा देते हैं, और आप देख सकते हो कि सोप सॉल्यूशन के अंदर बबल्स फॉर्म हो रहे हैं बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन गैस। आइए अब चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे कैंडल पास में लाने से पॉप की साउंड रिलीज़ होगी, और अगर हाँ तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ही लिबरेट हुई है। तो हाइड्रोजन गैस का टेस्ट तो हमने कर लिया, और ये बिल्कुल सही बात थी कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है जब भी एसिड और मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं सॉल्ट के साथ। अब आगे देखो अगला क्या है, हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट्स विद मेटल। मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है। तो अगर हम दोनों की बात करें, दोनों के दोनों, चाहे आप मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करवा लो या आप मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट करवा लो, हमेशा एक तो नमक मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, साथ में H2O यानी कि पानी भी मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी, ये चीजें याद रखने की हैं कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या आ रहा है, सोल्ट एंड हाइड्रोजन। बेस मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या आ रहा है, सोल्ट एंड हाइड्रोजन। अब अगर मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्ट कर रहा है तो क्या आ रहा है, तो आपके पास सोल्ट आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आएगी और पानी आएगा, दैट इज H2O। अब एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये पहला वाला आपका मेटल कार्बोनेट का है और दूसरा वाला हाइड्रोजन कार्बोनेट का है। सो मेटल कार्बोनेट में क्या लिया है, सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे ले लिया गया है। इसको किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं हम, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। अब एक चीज देखोगे, इसके आगे एस लिखा है, इसके आगे AQ लिखा है। AQ का मतलब एक्वस है, यानी वो पानी के अंदर है, और जो Na2CO3 यहाँ पे लिखा हुआ है सोडियम कार्बोनेट, ये क्या है, सॉलिड है, सॉलिड फॉर्म के अंदर यहाँ पे आपका ये मेटल है, इसके लिए इसके आगे एस लिखा है। जब ये रिएक्ट करेंगे, हमने कहा कि नमक मिलेगा, पानी मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, बिल्कुल सही है। यहाँ पे आप देखोगे ये दोनों आपस में रिएक्ट करें तो NaCl आपके पास आ गया, दैट इज सोडियम क्लोराइड, नमक है जो कि पानी में है, एक्वस में, मतलब पानी के अंदर नमक है। H2O लिक्विड है, पानी हो गया। CO2 आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड आ गई जो कि गैस की फॉर्म में, तो यहाँ पे G लिख दिया गया है। तो जब भी मेटल कार्बोनेट रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, हमें मिलेगा सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका ये एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल को याद रखना। अब बात करते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट की, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो उसमें क्या है, H लगा दिया। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को अगर हम रिएक्ट करवाएं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो हमें क्या मिलेगा, खाली नंबर ऑफ एटम्स में थोड़ा इधर का उधर होगा, बाकायदा नमक ही मिलेगा, H2O मिलेगा, CO2 मिलेगा। नमक में हमें NaCl मिल गया है, H2O वाटर हमें मिल गया है, एंड गैस कौन सी मिली है, CO2। तो यहाँ पे क्या चीज हमें याद रखनी है कि एसिड और मेटल जब रिएक्ट करेंगे तो कौन सी गैस आती है, हाइड्रोजन गैस आती है, और बेस और मेटल भी जब रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन आती है। लेकिन जब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करेंगे ना एसिड के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड आती है, हाइड्रोजन नहीं आती है। अब फिर वही सवाल आ जाता है,
हम कैसे मान लें कि कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, कोई और क्यों नहीं आ रही है, मतलब कोई और भी तो हो सकती है, हम क्यों माने कि ये CO2 है, और ये भी क्यों माने कि गैस आ रही है। पहले तो ये बताओ कि गैस सच में प्रोड्यूस हो रही है, और अगर गैस रिलीज हो रही है तो CO2 ही है, ये भी प्रूव करके बताओ। अब हम कैसे करेंगे, तो वापस से इसके लिए भी टेक्स्ट बुक में टेस्ट दिया गया है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इन सारे टेस्ट को अच्छे से याद रखिएगा। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट वाले में से ये सवाल आ सकते हैं कि ये बताओ, ये पूरा का पूरा, ये जो पीछे हमने देखा था ना ये वाला कि मेटल और एसिड आपस में रिएक्ट करे, अब उनका पूरा रिएक्शन आपको पता है, लेकिन उसको टेस्ट भी कैसे करोगे ये भी पता होना चाहिए। तो ये डायग्राम की भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और वो कैसे रिएक्ट करते हैं और क्या आता है ये भी याद रख लेना। सिमिलरली मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का है। तो अब हम कैसे पता करें कि भैया CO2 आई है, उसमें तो हमने सीधा सीधा सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर निकाला और काम हो गया। यहाँ CO2 को हम कैसे कर सकते हैं, तो एक देखो, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो पता है क्या करती है, एक तरीके का आपका यहाँ पे कंपाउंड है, दैट इज स्लेक्ट लाइम है। स्लेक्ट लाइम आपने नाम सुना होगा, लाइम वाटर। लाइम वाटर कैसा होता है, कलरलेस होता है, एकदम ट्रांसपेरेंट होता है। आप कह सकते हो कि लाइम वाटर जो होता है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, बिना मिलावट का। वो किसी को ऐसे अपने अंदर से लगता है कि मेरा कलर ये, मेरा कलर वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन अगर उसी लाइम वाटर के अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड डाल दें तो एक पर्सिपिटेट फॉर्म होता है व्हाइट कलर का। पर्सिपिटेट क्या होता है, पहले वाले चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन वीडियो था उसमें हमने अच्छे समझा था। तो व्हाइट कलर का पर्सिपिटेट फॉर्म होता है जो कि सेटल हो जाता है किसके अंदर, उस लाइम वाटर के अंदर। अब चूंकि लाइम वाटर था तो ट्रांसपेरेंट, लेकिन हमने उसमें दे दी कार्बन डाइऑक्साइड, तो अब भैया वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहता, तो क्या हो जाता है, व्हाइट कलर का पर्सिपिटेट फॉर्म हुआ तो कैसे रंग का हो जाएगा, व्हाइट। तो वो जो लाइम वाटर है वो मिल्की कलर का बन जाता है। तो अब क्या आपके दिमाग की घंटी चली, हाँ हम ऐसा कर सकते हैं कि CO2 को लाइम वाटर में ले आए किसी तरह से। अगर लाइम वाटर हो जाता है मिल्की तो हम कह देंगे कि देखो CO2 ही रिलीज हुई थी। एग्जैक्टली यही हम करेंगे। तो हम इसे टेस्ट करने के लिए क्या करने वाले हैं, ये जो यहाँ पे पूरा रिएक्शन लिखा गया है कि CaOH2 जो कि क्या है आपका लाइम वाटर, इसमें अगर हम ऐड कर देते हैं CO2 जो कि है हमारी गैस, तो हमें मिलेगा CaCO3। क्या है जल्दी बताइए, कैल्शियम कार्बोनेट। ये तो अभी तक याद हो जाना चाहिए, व्हाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्म केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में भी आया था ये। तो ये हो जाएगा अपना कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो कि कैसा होगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट होगा, सॉलिड फॉर्म। देखो इसके आगे S लिखा हुआ है, इसका मतलब है CaCO3 जो कि सॉलिड फॉर्म में है क्योंकि ये व्हाइट प्रेसिपिटेट है। साथ में पानी तो रहेगा प्लस H2O, ठीक है। पानी के अंदर ही तो वो लाइम वाटर जो है वो पानी तो रहने ही वाला है, पानी के अंदर ही तो मिल्की वाटर बनेगा वो। तो ये पूरी प्रोसेस हमें करनी होगी। अब उसके लिए क्या है, तो देखो एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए तो आपका ये डायग्राम है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। मुझे उम्मीद है आपने ये सब लिख लिए होंगे कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, उनका एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसको मैं यहाँ पे ले रही हूँ, ठीक है। सो आप यहाँ पे ये पूरा फिगर देख सकते हो। अब मैं ये पूरी इक्वेशन जो लिखी थी वो हटा दे रही हूँ यहाँ से ताकि आपको क्लियर आ जाए। इस फिगर को याद कर लेना कि ये कैसे बना है, क्या क्या, वैसे याद हो जाएगा। इसका हम प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे कि सच में CO2 आ भी रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। सो ये अपना क्या है, पासिंग कार्बन गैस थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है उसके थ्रू हम पास कर रहे हैं। सो यहाँ पे आपका सोडियम कार्बोनेट आपका ये हो गया है, ये पूरा आपका काम हो गया है। मतलब क्या, ये जो इतनी राम कहानी है, एक सेकेंड ना, इतना जो प्रोसेस है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो यहाँ पे अंदर बन रहा है नमक, नमक के साथ बन रहा है H2O पानी, पानी के साथ आ रही है गैस CO2। तो इतना काम हो चुका है। हम क्या कर रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज अवर स्लेक्ट लाइम, उसके अंदर लाइम वाटर जो है उसमें चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक डिलीवरी ट्यूब लगाई गई है जो कि क्या कर रही है, CO2 को बाहर ले रही है। गैस तो है तो निकलेगी सही। तो यहां से निकली, यहां पे आई, ये हमारे पास था डिलीवरी ट्यूब के अंदर से आते हुए एक और टेस्ट ट्यूब थी, उसके अंदर था लाइम वाटर, यहाँ पे हमने उसे डाला। अब ये क्या करेगी, कलर चेंज कर देगी, मिल्की हो जाएगी और हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये CO2 गैस प्रेजेंट है। तो चलो करके देखते हैं कि क्या सच में लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। क्या सच में जब एक मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो हमें सॉल्ट हाइड्रोजन H2O वाटर और साथ में
कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है? तो चलो चेक करते हैं। सो यहाँ पे मैंने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लिया है सोडियम कार्बोनेट और एक दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर हम ले लेंगे लाइम वाटर और उसे अलग से रख देंगे। जिस टेस्ट ट्यूब में हमने सोडियम कार्बोनेट लिया है उसे क्लोज करने के लिए हम यहाँ पे एक रबर कोक लगाएंगे जिसके अंदर 2 होल हों। एक होल से डिलीवरी ट्यूब कनेक्ट हो जाएगी और दूसरे में थिसल फनल जिसके अंदर हम HCl ऐड कर सकें। तो यहाँ पे अब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड कर देंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर और यहाँ पे अब रिएक्शन होगा और जो डिलीवरी ट्यूब हमने कनेक्ट की है यहाँ से CO2 गैस जो है वो लाइम वाटर के अंदर चली जाएगी। अब आइए देखते हैं कि क्या लाइम वाटर मिल्की हो जाता है और अगर हाँ तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे CO2 गैस रिलीज हुई है। एज यू कैन सी धीरे धीरे यहाँ पे जो लाइम वाटर है वो वाइट होता जा रहा है, यानी वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है और इसका कलर जो है वो मिल्की होता जा रहा है। सो यहाँ पे लाइम वाटर मिल्की हो गया है, इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज हुई है। अभी हमने देखा था कि कैसे जब हम मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं एसिड को तो सोल्ट आया, वो तो ठीक है आ गया। हमें बेसिकली चेक क्या करना था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज हो रही है नहीं, तो वो हमने चेक किया। आप इन सारे को अच्छे से अब देखो प्रैक्टिकल करके देखा था तो आपको स्टेप तो याद हो ही गए होंगे, तो इनके डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेना और ये कैसे रिएक्शन हो रहा है ये सब भी याद कर लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है यहाँ पे कि भैया हमने एसिड को रिएक्ट करवा लिया किसके साथ, मेटल के साथ। बेस को रिएक्ट करवा लिया मेटल के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ हमने रिएक्शन करवाया किसका, रिएक्शन करवाया एसिड का। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाया एसिड का। ये सारी चीजें समझ में आ गई। सोल्ट दे रहा था, एक बार हाइड्रोजन आ रहा था, एक बार सोल्ट H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड आ रही थी। पर आगे बढ़े उससे पहले एक और सवाल आता है कि हमने यहाँ पे जो किया, मैं इसको थोड़ा नीचे कर लेती हूँ, जो यहाँ पे हमने पूरा का पूरा सॉल्यूशन देखा, रिएक्शन देखा कि ऐसे ऐसे होने वाला है, ऐसे ऐसे होता है, CO2 गैस आती है जब भी यहाँ पे एसिड के साथ हम मेटल कार्बोनेट का रिएक्शन करवाते हैं। तो लेकिन एक बात बताओ, हम यहाँ बेस का रिएक्शन क्यों नहीं करवा रहे हैं मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ? ये तो बेस के साथ ना इंसाफी है। तो देखो जो मेटल कार्बोनेट होता है और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है ये भैया खुद ही बेसिक है नेचर में। हाँ, इनका नेचर बेसिक होता है, ये खुद ही बेस हैं। तो बेस के साथ बेस कैसे रिएक्ट होगा, इनकी तो रिएक्टिविटी मैच ना कर रही। तो इसीलिए क्योंकि वो भी बेस हैं और बेस के साथ रिएक्ट करवाओगे तो रिएक्शन होगा ही नहीं, इसीलिए यहाँ पे मेंशन नहीं है कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप बेस के साथ रिएक्शन करवा रहे हो। और अगर आपको गुमराह करने के लिए दे भी दिया जाता है कि हाउ डू मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद बेस, तो लिख दो भैया मेटल कार्बोनेट खुद ही बेसिक है नेचर के अंदर, तो बेस के साथ क्या ही रिएक्ट कर लेगा, ठीक है। तो एसिड के साथ ही रिएक्ट करते हैं, इसीलिए यहाँ पे बेस मेंशन नहीं है। अब आ जाते हैं कि अब क्या हो अगर एसिड और बेस ही आपस में रिएक्ट करते हो क्या होगा। देखो यहाँ पे अगर एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर देते हैं, रिएक्शन होता है, तो हमें 2 चीज मिलती हैं, सॉल्ट एंड वाटर। जी हाँ, ये चीज याद रखनी है कि जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा, बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो एज ए प्रोडक्ट हमें मिलेगा नमक और पानी, और पानी को एवोपरेट वगैरह करके हम नमक निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, इसके नीचे लिख देती हूँ कि ये बेस है और ये एसिड है, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है जो कि एक्वस फॉर्म में पानी में हो रहा है। ये सब एक चीज हमेशा याद रखना है, ये सोल्ट कब देंगे एसिड और बेस, जब ये पानी के अंदर ये सॉल्यूशन चल रहा होगा, ओके। सो ये जब रिएक्ट करते हैं आपस में तो हमें मिलता है NaCl, दैट इज आल्सो इन एक्वस फॉर्म नमक, और साथ में H2O जो कि लिक्विड है, पानी। अब आप सोचोगे कि क्यों मिलता है, रीजन तो बताओ कि ऐसे प्रोडक्ट हमें NaCl और H2O ही क्यों मिला। अब यहाँ पे आप एक चीज देखो, हमने शुरुआत में एक चीज पढ़ी थी, मतलब क्या पढ़ी थी, हमने ये कहा था कि जब भी एसिड पानी में होता है, ठीक है, तो वो H+ आयंस रिलीज करता है। बिल्कुल सही बात है। और जब बेस जो है वो पानी में होता है तो वो OH नेगेटिव आयंस रिलीज करता है। बोले बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब जो NaOH है, इसका ये OH बाहर आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, और HCl का H है वो भी बाहर आ जाएगा। बोले हाँ आ जाएगा। तो ये दोनों तो बाहर आ गए, तो बच क्या गया अपने पास, ये तो क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो जब भी एसिड पानी के अंदर होगा हाइड्रोजन आयंस निकलेंगे, और जब बेस पानी के अंदर होगा तो हाइड्रोजन ऑक्साइड आयंस निकलेंगे। तो ये 2 भाई साहब तो बाहर निकल के आ गए। अब हमारे पास क्या बच गया, Na, और इधर बच गया Cl, इधर सोडियम बच गया, इधर क्लोरीन बच गया, इनको इधर हमने आ गया तो ये आ गया NaCl। इस तरीके से नमक बना है हमारा, ठीक है। समझ आ रही है कि एसिड में क्या हुआ,
इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हम देखेंगे तो यहां से हाइड्रोजन ऑक्साइड बाहर आई, क्योंकि ये बेस था, पानी के अंदर था। यहां से हाइड्रोजन आयंस बाहर आए, ये दोनों तो निकल गए, बच गया क्या, NaCl, जिससे अपना नमक बच गया। लेकिन ये कहीं उड़ के थोड़ी ना गए, बाहर आ गए, इसका मतलब थोड़ी ना कि प्लेन में बैठे और निकल लिए, यहीं पे ही है। तो अब इनको कैसे लिखा जाएगा, तो यहां अगर आप देखोगे तो OH नेगेटिव आयंस दिए हैं NaOH ने, और यहां पे HCl ने हाइड्रोजन आयंस दिए हैं, ठीक है। तो अब आप देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, अपोजिट अट्रैक्ट्स डूड, दोनों भले ही नॉर्थ साउथ है, जानी दुश्मन है, लेकिन अपोजिट अट्रैक्शन तो होता ही है ना। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, तो ये आपस में क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब चूंकि ये अपोजिट अट्रैक्शन का मामला यहाँ पे चल रहा है और सोल्ट तो बन चुका है, तो ये भी आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। तो ये क्या बनाएंगे, तो आप इनके नाम से ही देख सकते हो। H कितने हैं आपके पास यहाँ पे, बोले 2, मतलब H आपके 2 हैं, नंबर ऑफ H 2, एटम्स कितने हो गए हाइड्रोजन के 2, O कितना है, एक ही है, H2O बन गया ना यहाँ पे पानी। तो इस तरीके से आपका नमक और पानी बनता है जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं। हाइड्रोजन आयंस एसिड दे देता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड आयंस बेस दे देता है, वो दोनों मिलकर अलग से पानी बना लेते हैं, बचा हुआ जो सोडा होता है वो यहाँ पे आपका नमक बन जाता है। आई होप ये आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मैं इसको हटा रही हूँ, इसको आप पूरा नोट डाउन भी अच्छे से कर सकते हो। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये क्या होता है, सो द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये जो पूरी प्रक्रिया हुई कि एसिड ने बेस के साथ रिएक्ट किया, इन दोनों ने आपस में रिएक्ट करके नमक और पानी दिया, तो इस पूरे प्रोसेस को, इसके ये जो रिएक्शन हुआ है, इस रिएक्शन का स्पेशल नाम है और वो नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। एसिड और बेस जब सोल्ट एंड हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, ये सारा रिएक्शन चल रहा है, इस रिएक्शन को नाम दे दिया गया है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इतना सा ही इसका काम है। फिगर से समझना चाहो तो ये समझ लो कि ये आपका एसिड है, ये आपका बेस है, ठीक है। दिस इज अपन एसिड, दिस इज बेस। एसिड और बेस दोनों आ रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। यहां पे आपके पास क्या बन रहा है, सॉल्ट प्लस वाटर। ये पूरा ही आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमें नमक और पानी मिलेगा, और ये नमक पानी मिलने की जो पूरी प्रक्रिया है और एसिड और बेस के रिएक्ट करने की पूरी प्रक्रिया है, इसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलेंगे। न्यूट्रलाइजेशन ही क्यों बोल रहे हैं, देखो एसिड पहले ही मैंने आपको शुरुआत में बताया, हाथ लगाओ जल जाओगे, ऐसी कहानी लेके चल रहा है। तो बेस इसका पूरा अपोजिट है। तो जब ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं तो एक दूसरे के इफेक्ट को कम कर देते हैं। ये आग बबूला रहता है तो ये आग किसकी आग को कम कर देता है, और इसका भी तो कुछ तो इफेक्ट है, ये उस पे बेस के ऊपर डाल देता है तो बेस का भी इफेक्ट कम हो जाता है। तो आपस में दोनों अपने इफेक्ट्स को कम कर देते हैं और इसीलिए न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। इफेक्ट कम कर देना, न्यूट्रलाइज हो जाना, इसीलिए कहा गया है कि ये एक न्यूट्रलाइज रिएक्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक क्या है हमारे पास, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड्स। एसिड के साथ मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, तो देखो जब भी आप मेटेलिक ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड कह सकते हो, मेटेलिक ऑक्साइड से मतलब क्या हो गया यहाँ पे आपका मेटल के साथ ऑक्सीजन, ठीक है। सो मेटल ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो जनाब सोल्ट और वाटर आता है। हाँ कहोगे हैं, अभी पीछे भी हम यही पढ़ रहे थे, बेस के साथ एसिड को रिएक्ट करवाया तब आया था ये, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल गड़बड़ नहीं है, क्यों, मेटल ऑक्साइड के साथ अगर आप एसिड का रिएक्शन करवाओगे तो भी आपको सोल्ट और वाटर मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मेटेलिक ऑक्साइड में मैंने कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया है, ठीक है। सो यहाँ पे जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, जो कि एक नमक है, H2O दैट इज वाटर। अब आप कहोगे ये क्या कंफ्यूजन है, हम कैसे याद रखें कि बेस के साथ एसिड का सोल्ट और वाटर आ रहा है या मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। तो एक बात बताओ, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है, जैसे कि आपने देखा कि मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ बेस विद एन एसिड। तो सिमिलरली मेटेलिक ऑक्साइड आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड। मतलब ये कि जो भी मेटेलिक ऑक्साइड हो पूरी दुनिया के उठा लाओ, सारे मेटेलिक ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं नेचर के अंदर, मतलब वो खुद ही बेस हैं। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे एसिड बेस के साथ ही रिएक्ट कर रहा है, तो सोल्ट और वाटर तो आएगा ही आएगा। ये आपको गुमराह करने के लिए दिया गया है। तो अगर आपसे कभी सवाल में कह दिया जाता है कि मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ और दे रहा है सोल्ट एंड वाटर, तो क्या ये बात सही है, तो मुन्ना सीधा सीधा टिक लगा देना कि सही है। क्यों, क्योंकि मेटेलिक ऑक्साइड भी बेस ही है। कहीं आप सोचो कि ना
एसिड और बेस देते हैं, सॉल्ट एंड वाटर, इसका कोई और झमेला होगा। मेटल ऑक्साइड बेस है, इसीलिए वो भी सॉल्ट एंड वाटर ही देता है। आई होप आपको ये पर्टिकुलर चीज क्लियर हो गई होगी। इसको लिख लीजिएगा अच्छे से कि भैया क्योंकि ये सिमिलर रिएक्शन हो गया है सेम, और मेटेलिक ऑक्साइड जो है उसको बेसिक ऑक्साइड भी बोलते हैं क्योंकि उसका नेचर बेसिक होता है। ये तो हो गया एसिड के साथ। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ बेस का रिएक्शन। तो क्या होगा, तो देखो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के लिए CO2 ले ले, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, और बेस में हम अपनी सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। इन दोनों का हमने करवा दिया है रिएक्शन। क्या आ गया हमारे पास, सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट प्लस में H2O वाटर। क्या है ये खुद ही ये नमक है। अब कहोगे ये फिर वही चीज, सोल्ट और वाटर आ रहा है। पहले एसिड, चलो मेटेलिक ऑक्साइड मान लिया कि वो बेस था, नेचर उसका बेसिक है, इसीलिए एसिड और बेस ही इनडायरेक्टली रिएक्शन कर रहे हैं, तो सोल्ट एंड वाटर आ रहा है। लेकिन भैया बेस के साथ भी है तो सोल्ट एंड वाटर दे रहे हैं। तो देखो यहाँ पे एक चीज वही यहाँ पे मेंशन्ड है कि भैया द रिएक्शन बिटवीन अ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एंड अ बेस इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन अ बेस एंड एन एसिड। वी कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। जितने भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं उन सबका नेचर एसिडिक होता है। तो क्या हो गए, एसिड हो गए। अब आप एसिड का बेस के साथ ही रिएक्शन करवा रहे हो, तभी आपके पास सॉल्ट एंड वाटर आ रहा है। तो सवाल दे दिया जाए, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन हो रहा है बेस के साथ और प्रोडक्ट आ रहा है सॉल्ट एंड वाटर, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको पता है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो एसिड ही है। तो एसिड और बेस का ही आप रिएक्शन करवा रहे हो, तो सॉल्ट एंड वाटर ही आना ही आएगा। ठीक है, सो ये आपका हो गया है नॉन मेटेलिक। चीज जरूर याद रखना, यहाँ पे बेस था, पीछे वाले में एसिड था, और वहां पे मेटेलिक भी था। यहाँ पे नॉन है, वहां पे मेटेलिक ऑक्साइड था। सो आई होप आपको ये इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फटाफट से देख लेते हैं, फिर इनकी इंपॉर्टेंट चीज पे आएंगे कॉमन के ऊपर। देखो हमने क्या क्या देखा था, शुरुआत से मैं आपको बता रही हूँ। एसिड और बेस की फिजिकल प्रॉपर्टी देख ली, खट्टे वट्टे होते हैं, हाइड्रोजन आयंस रिलीज करते हैं। उसके बाद इंडिकेटर्स है ना, नेचुरल इंडिकेटर, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। उसके बाद था सिंथेटिक इंडिकेटर। अब आप कहोगे वहां पे लिखा तो एक और था, उसे अभी डिटेल में धीरे से आगे समझेंगे जब हमारा एक टॉपिक आएगा उसके बाद। अब उसके बाद क्या देखा था हमने कि एसिड और बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, सॉल्ट और हाइड्रोजन आएगा, टेस्ट भी हमने देख लिया है। एसिड मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास क्या आने वाला है, पानी आएगा, सॉल्ट आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, उसका टेस्ट भी हमने देख लिया है। अब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो नमक बनाते हैं, साथ में पानी भी आ जाता है। ठीक है, तो नमक और पानी आएगा। मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड, सेम रिएक्शन विद बेस। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ बेस, सेम रिएक्शन जो कि एसिड के साथ होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि भैया सब उल्टा ही चलने वाला है या इनका अपोजिट अट्रैक्ट कुछ कॉमन भी देने वाला है। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड ऑल बेसेस हैव इन कॉमन, इनमें कॉमन क्या है। सो देखो दोनों एसिड और बेस जो है, दोनों के दोनों, बोथ एसिड एंड बेस conduct electricity as they produce H plus ions and OH negative ions respectively। इज्जत देंगे, पूरी इज्जत देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट होती है, पहले तो ये बताओ। आयंस का प्रेजेंट होना कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, और इन दोनों के अंदर आयंस हैं। हाँ, एसिड पानी में होता है तो हाइड्रोजन आयन देता है, बेस पानी में होता है तो हाइड्रोजन ऑक्साइड आयन देता है। तो ये दोनों के दोनों क्या हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ये इनमें कॉमन चीज है। अब चूंकि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं तो बोथ एसिड एंड बेस एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलेट, तो दोनों के दोनों एज ए इलेक्ट्रोलेट यहाँ पे एक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोलेट एक्ट करते हैं का मतलब क्या हो गया, दोनों इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं। तो ये चीज आप नोट कर लीजिएगा, पूछ लिया जाए कि बताओ एसिड और बेस दोनों में कॉमन क्या क्या चीजें हैं, तो दोनों आयंस रिलीज करते हैं। पहली चीज तो ये, एक H प्लस देता है तो एक OH नेगेटिव देता है। अब चूंकि वो आयंस दे रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रोलेट्स हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं तो दे आर द इलेक्ट्रोलेट्स, दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आगे बढ़े, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, क्या हो अगर एसिड और बेस पानी के अंदर होते हैं तो क्या सॉल्यूशन होता है। ये अब तक आपको समझ आ गया होगा, पूरा हम शुरू से कहते आ रहे हैं। तो इसको एक बार स्पेसिफिकली भी देख लो कि HCl क्या है आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, साथ में क्या है, वाटर, क्या दे रहा है, H3O प्लस प्लस Cl माइनस। ये क्या चीज है, ये है आपका हाइड्रोनियम, और ये है आपका क्लोरीन। ठीक है, उसको तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो जब भी आपसे पूछा जाए, कभी भी आपको जब भी लिखना हो ना कि एसिड जो है वो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसके साथ हमेशा जब भी आप H प्लस लिखोगे तो एक्वस आएगा साथ में। हाइड्रोजन आयंस पानी के साथ ही रिलीज कर पाएगा, एसिड बिना पानी के नहीं होगा। ओके, नहीं होगा मतलब नहीं होगा। अब अगर आपको H प्लस नहीं लिखना है तो आप H3O प्लस लिख सकते हो। इसको सही से लिखते हैं,
H3O+। ये भी आप लिख सकते हो जब आपको ये दिखाना हो कि यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। सो हाइड्रोनियम आयंस यहाँ पे हैं, सेम बात हो जाएगी। तो या तो आप जब आपको ये रिप्रेजेंट दिखा रहे होते हो कि HCl जो है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है यहाँ पे पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस हो रहे हैं। अब आप हाइड्रोजन आयंस शो करोगे तो लिखोगे H+ और ब्रैकेट में एक्वस, यानी ये पानी में हो रहा है, बिना पानी के नहीं आएंगे हाइड्रोजन आयंस। अगर ये लिखने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं है, H3O+ लिख लो तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो आगे यहाँ पे वही चीज दी गई है कि हाइड्रोजन आयंस इन HCl आर प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। पानी की प्रेजेंस के अंदर ही हाइड्रोजन आयंस रिलीज होते हैं। द सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल्स कैन नॉट अगर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। पानी ना हो तो एसिड के अंदर से, कौन सा एसिड यहाँ पे लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो पानी ना हो तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से हाइड्रोजन आयंस बाहर आना संभव नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे। देखो जैसे यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। हाइड्रोजन आयंस अकेले एग्जिस्ट ही नहीं करते। कौन हाइड्रोजन आयन, कैसा हाइड्रोजन आयन बिना पानी के, उसका कोई अस्तित्व यहाँ पे फिलहाल नहीं है। बट कब एग्जिस्ट करेंगे, दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स। जब पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ होंगे तो हाइड्रोजन आयंस एग्जिस्ट करेंगे। दस हाइड्रोजन आयंस मस्ट बी ऑलवेज शोन एज H+ और हाइड्रोनियम आयंस H3O+। ये जो मैंने आपको शुरू में बात बताई थी वही यहाँ पे लिखी गई है कि हमेशा जब भी आप हाइड्रोजन आयंस को शो करोगे या तो H+ एक्वस में शो करोगे या फिर H3O+ के रूप में शो करोगे। तो बेस का क्या चक्कर है, बेस भी बिल्कुल ऐसे ही है। बेसिस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव्स OH नेगेटिव आयंस। तो इस हिसाब से इसका एक यहाँ पे देखोगे NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी के साथ होगा तभी सोडियम और हाइड्रोक्साइड अलग निकल के आएगा। विदाउट वाटर बेस भी आपको OH नेगेटिव आयंस नहीं देने वाला है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। आपको गुमराह करने के लिए सीधा सीधा, आपका गुमराह तो छोड़ो, सीधा सीधा आपसे ये भी पूछ सकता है कि मुझे ये बताओ बिना पानी के काहे नहीं दे रहा है ये हाइड्रोजन आयंस, तो नहीं दे सकता। विदाउट वाटर बेस हो या एसिड हो, ना तो हाइड्रोजन आयंस आएगा ना हाइड्रोजन ऑक्साइड आयंस आएगा। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा पर्टिकुलर टॉपिक की वाटर सॉल्यूशन के अंदर एसिड और बेस कैसे कैसे क्या क्या चीजें उनकी होती हैं। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है, कौन कितना स्ट्रॉन्ग है। हाँ, एसिड में कितना दम है, बेस में कितना दम है। तो देखो यहाँ पे गिवन है स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच स्केल। अब इसको डिस्कस करने से पहले हम वापस इंडिकेटर पे जाएंगे। इंडिकेटर यहाँ पे आ जाओ। चलो ये आपका इंडिकेटर है, यहाँ पे एक स्पेशल इंडिकेटर का नाम दिख रहा होगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, तो हमने जितने इंडिकेटर पढ़े थे उन सबका काका है ये। मतलब ये कि किसी में हम चख रहे हैं, किसी में हम सूंघ रहे हैं, किसी में देख रहे हैं, किसी में सुन रहे हैं। तो कब तक हम हर एसिड को, हर बेस और एसिड को आप चख के देखोगे हैं, आप सब में लगा ओह माय गॉड एसिड तो आपकी जीभ जला देगा, उसमें तो आपका काम तमाम हो जाएगा। तो इसके लिए हम जैसे हमारे एसिड को टेस्ट तो कर नहीं सकते हैं ना, आप स्मेल करते बैठोगे, सब में डालते जा रहे हैं बूंद बूंद, तो उसके लिए एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है जो कि इन सारे के सारे इंडिकेटर्स का क्या है, मिक्सचर है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट इंडिकेटर which give different color at different pH value of the entire pH scale। एक pH स्केल जो है वो यूनिवर्सल इंडिकेटर का एक एग्जांपल है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या करता है, pH स्केल पे कुछ कलर्स हैं, आपने उसमें डाला ना तो वो कलर बता देता है। जैसे वो एसिड डालेगा तो कह देगा कि ये इस कलर का, उस कलर पे चला जाएगा, कलर चेंज कर देगा pH स्केल अपना, और वो बता देगा कि अच्छा ये इस कलर का है। और खाली ना इतना भी नहीं बताता है कि ये इस कलर का है तो ये एसिड है, इस कलर का है तो ये बेस है, वो आपको ये भी बता के देता है कि इसमें कितना एसिड है, एसिडिक कितना है और कितना बेसिक है। यानी यहाँ पे आपको इट इज यूज, यहाँ पे दिया होगा वैल्यूज ऑफ द एंटायर पीएच स्केल, इट इज यूज्ड टू ऑब्टेन एन आइडिया ऑफ हाउ एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस इज। कितना एसिडिक कोई सब्सटेंस है और कितना बेसिक कोई सब्सटेंस है। तो इसीलिए मैंने आपको पहले यूनिवर्सल इंडिकेटर एक्सप्लेन नहीं किया था, क्योंकि इसके लिए पीएच स्केल की जरूरत थी और अब हम पीएच वाले टॉपिक पे पहुंच गए, तो इसके लिए आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर का पता होना जरूरी है। यूनिवर्सल इंडिकेटर सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर है जो कि आपको ना सिर्फ ये बताता है कि एसिड है या बेस है, खाली साथ में ये भी बताता है कि सब्सटेंस कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है। अब चलते हैं वापस अपने चीज के ऊपर जो हम पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे, अपना पीएच लेवल पढ़ रहे थे, कितना कौन स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक स्केल मेजर करने के लिए हाइड्रोजन आयंस का कंसंट्रेशन, कि कितने हाइड्रोजन आयंस कहाँ पे हैं,
सॉल्यूशन के अंदर एक बनाया गया जिसका नाम है पीएच स्केल। पी किस लिए स्टैंड करता है? पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंस इन जर्मन। इसका मतलब होता है पावर। पी का मतलब है पावर, शक्ति, पावर की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके बाद आ जाता है आपका ऑन द पीएच स्केल वी कैन, एच क्या है? एच इज योर हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन को जानने के लिए ही पीएच स्केल बनाया गया है। हम क्यों जान रहे हैं हाइड्रोजन? जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयंस होंगे, समझ जाओ एसिडी के, जितने कम हाइड्रोजन आयंस और जितने ज्यादा हाइड्रोजन ऑक्साइड आयंस ज्यादा होंगे, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे ये बेसिक है, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच जनरली फ्रॉम 0 मतलब वेरी एसिडिक टू 14 मतलब वेरी एल्कलीन। एल्कलीन वापस आ गया, बेस की बात हो रही है, डोंट वरी। तो जैसे मान लो ये अपना पीएच स्केल है, शुरुआत होती है इसकी 0 से, एंड होता है ये 14 पे। 0 से 14 के बीच में ही सारा खेला हो रहा है, ठीक है। तो 0 मतलब बहुत ही एसिडिक, 14 मतलब बहुत ही अल्कलीन, यानी बहुत ज्यादा बेसिक। अब देखो पीएच शुड बी थॉट ऑफ सिंपली एज अ नंबर। अच्छा, इसके नंबर लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो छोटा बन गया, इसको थोड़ा और बनाना पड़ेगा। चलो दोबारा बना लेते हैं। ये आपका सीधा यहाँ आ गया, ये एक सीधी लाइन चली गई, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। ये अपना पीएच स्केल है, 1 से लेके 14 तक। आगे पूरा अच्छे से भी देख लेंगे। तो यहाँ पे अब आप देखोगे, इसको खाली आपको ऐसे सिंपली एक नंबर इंडिकेट करने वाला समझना है कि नंबर से बता देता है कि ये एसिडिक सब्सटेंस है या फिर ये बेसिक सब्सटेंस है। पीएच स्केल कोई नाम देख के सोचो पीएच का होगा ये पीएच, बहुत इजी है। खाली आपको इसे ऐसे नंबर इंडिकेटर समझना है कि बताता है कि ये एसिडिक होगा या बेसिक होगा नेचर में। हायर द हाइड्रोनियम आयंस कंसंट्रेशन, लोअर इज द पीएच वैल्यू। ये चीज समझने वाली है कि जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयंस होंगे उतना कम पीएच वैल्यू होगा। ये याद रखना, कहीं सोचो जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन उतनी ज्यादा पीएच वैल्यू, जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयंस उतनी कम पीएच वैल्यू। जैसे HCl है, उसको आप 0 पे ले लो। 0 क्या है? नंबर देखोगे तो 0 छोटा पड़ रहा है, पीएच वैल्यू कम आ गई। तो कम पीएच वैल्यू, अगर मैं कहूं 0 है किसी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू, तो समझ जाओ कि वो एसिडिक है। अब कहोगे एसिडिक क्यों कह रहे हो? हाइड्रोनियम आयंस किसमें ज्यादा होंगे? एसिड में तो ज्यादा होंगे ना, एसिड ही तो हाइड्रोनियम आयंस प्रोड्यूस कर रहा है। तो आप इसे समझ सकते हो कि जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयंस होंगे उतनी कम पीएच वैल्यू होगी। कम पीएच वैल्यू का इनडायरेक्टली मतलब यह है कि वो सब्सटेंस उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। सिमिलरली द पीएच ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन यानी कि ना एसिडिक ना बेसिक, बीच का जो कि न्यूट्रल होता है। तो हमेशा याद रखना न्यूट्रल वैल्यू होती है 7, ठीक है। पीएच स्केल पे न्यूट्रल सॉल्यूशन की वैल्यू हो जाएगी 7। Values less than 7 on the pH scale represent an acidic solution. As the pH value increases from 7 to 14, it represents an increase in OH negative ion concentration in the solution, that is increase in the strength of alkali. 0 से 7 के बीच में अगर आता है सब्सटेंस की नंबर, यानी 0 से 7 के बीच के जो वैल्यूज हैं ये बताते हैं कि सब्सटेंस एसिडिक है। सीधी सीधी बात है। 7 से नीचे सब कुछ है, 0 और 7 के बीच में, 7 से नीचे 0 से आगे, तो ये इस बीच में जो भी चीज आएगी वो सारी एसिडिक है। 7 से 14 तक, 7 से लेके 14 तक जो भी होंगे वो सब बेसिक होंगे नेचर के अंदर, ठीक है। तो 7 से 14 बेस रिप्रेजेंट हो रहा है, 0 से 7 एसिड रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और क्या दिया गया है यहाँ पे कि भैया 7 से 14 में क्या होते हैं? OH नेगेटिव आयंस जो हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड आयंस जो हैं वो ज्यादा होते हैं, उनका कंसंट्रेशन देखा जाता है। तो जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयंस होंगे, हाइड्रोजन ऑक्साइड आयंस होंगे, आई एम सॉरी, तो उसके अंदर क्या होगा? उतना ही ज्यादा वो जो सब्सटेंस होगा वो एल्कली होगा या फिर आप कह सकते हो बेसिक होगा नेचर के अंदर। आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। और क्या गिवन है? द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोजन ऑक्साइड आयंस प्रोड्यूस्ड रिस्पेक्टिवली। एसिड दैट गिव राइज टू मोर हाइड्रोजन आयंस आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड एसिड दैट गिव्स लेस हाइड्रोजन आयंस आर सेड टू बी वीक एसिड। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। देखो ये क्या कह रहा है कि डिपेंड करता है हाइड्रोजन आयंस के ऊपर कि एसिड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। वही सेम बात है। ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस अगर होंगे तो उतनी ही ज्यादा संभावना है कि पीएच वैल्यू आपकी कम होंगी। ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, बहुत कम पीएच वैल्यू। ज्यादा नंबर ऑफ अगर आपके हो जाते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड आयंस तो बहुत ज्यादा पीएच वैल्यू, या ये कह सकते हो कि वो नेचर में बेसिक है। इसे अब हम समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल आ चुकी है आपकी।
यहाँ पे आप देख सकते हो इस साइड की चीजें, यहाँ 0 है, यहाँ 7 है, वहां 14 है, 0 से 14 के बीच में सारा खेल होने वाला है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इतना, इसको मैं पूरा बनाती हूँ, रुको, यहां तक, ठीक है। ये जो आपका इतना है, यहाँ पे हैं अपने हाइड्रोजन आयंस। कौन से आयंस हैं? H+ आयंस। नीचे जो व्हाइट वाला बच गया है, ये जो है यहाँ पे, अच्छा इसको पूरा लो, ये इतना जा रहा है, यहाँ पे हैं आपके OH नेगेटिव आयंस, OH नेगेटिव आयंस। सो एज यू कैन सी ये साथ है, न्यूट्रल है, इसका ना एसिडिक ना बेसिक, ये न्यूट्रल। इधर आते जाओगे तो एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे 0 के करीब जाओगे एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा। अब सोचो क्यों बढ़ रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो 0 पे यहाँ पे पूरा का पूरा हाइड्रोजन आयंस है, यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस कितने ज्यादा हैं, तो 0 से 7 तक जो है यहां तक हाइड्रोजन आयंस की संख्या बहुत ज्यादा है, और इसीलिए 0 से 7 के जो नंबर्स होंगे, जो वैल्यूज होंगी, वो बहुत ज्यादा एसिडिक है नेचर के अंदर, ये रिप्रेजेंट करती हैं। बात करें बेसिक नेचर की, तो जैसे जैसे 7 के उस तरफ नंबर बढ़ता जाएगा तो समझते जाओ कि ये बेसिक है, ये बढ़ता जा रहा है। ये आपके हाइड्रोजन आयंस की संख्या देखो कतई कम हो गई है। नीचे वाला क्या है, हाइड्रोजन ऑक्साइड आयंस, तो बेसिक में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऑक्साइड आयंस ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, और इसीलिए 7 से 14 तक के जो वैल्यूज होंगी वो बेसिक नेचर को रिप्रेजेंट करेंगी। यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस का क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन कम हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस बढ़ रहे हैं। इज इट क्लियर? पीएच स्केल में क्या समझना है फटाफट से देखेंगे। 0 से 14 के बीच में सारा खेल होता है, 7 हमारा न्यूट्रल होता है, 0 से 7 के बीच की वैल्यू एसिडिक हो जाएंगी, 7 से 14 के बीच की वैल्यू बेसिक हो जाएंगी। इज इट क्लियर? क्लियर है तो आप इस वीडियो को लाइक करके बता सकते हो कि हाँ हमें समझ में आ गया है। आगे देखो, ये पीएच स्केल है, कुछ चीजें यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी हैं आपके लिए। पानी न्यूट्रल होता है, 7 के ऊपर होगा आपका, दिस इज न्यूट्रल। उसके बाद देखो इधर आप देखोगे मिल्क 6 है उसका पीएच, 6 मतलब क्या हो गया, एसिड में चला गया, लेकिन वीक एसिड हुआ ये। उसके बाद आपका 5 कॉफी जो है ये भी एसिडिक है, टमाटो 4 है जो भी एसिडिक है, विनेगर भी एसिडिक है, लेमन भी एसिडिक है, स्टमक एसिड दैट इज HCl वो भी एसिडिक है, और बैटरी 0 पे आ रही है, कितनी ज्यादा एसिडिक है, ठीक है। तो ये सब एसिड हो गए। इधर के क्या हो गए, सब बेस होंगे। ब्लड बेस 8 पे आ रहा है, स्टमक टैबलेट जो हम एंटासिड वगैरह खाते हैं वो भी बेसिक है, बेकिंग सोडा भी बेसिक है, अमोनिया सॉल्यूशन भी बेसिक है, साबुन भी बेसिक है, ब्लीच भी बेसिक है, ड्रेन क्लीनर भी यहाँ पे क्या है, बेसिक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। न्यूट्रल के उस साइड वाले सारे बेसिक एल्कलीन, न्यूट्रल के इस साइड वाले सारे एसिडिक, ठीक है। सो दिस इज दी पीएच स्केल। आई होप आपको पीएच स्केल अच्छे से समझ में आया होगा। हाइड्रोजन आयंस जितने ज्यादा होंगे उतनी कम पीएच वैल्यू होगी। पीएच वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है कि ये सब्सटेंस कितना एसिडिक है। अब चलो अगर ऐसा हो जाता है कि एक सब्सटेंस की पीएच वैल्यू आई है 3.5, अब ये एसिडिक है या बेसिक है? अब देखो हमने कहा था 0 से 7 तक एसिड होगा और 7 से 14 तक बेसिक होगा, तो 0 से 7 के बीच में आता 3.5, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एसिडिक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, कि भैया का पीएच स्केल हाइड्रोजन आयंस कितने ज्यादा जा रहे हैं, कितने कम जा रहे हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड आयंस कितने हैं, इसी में है, या डेली लाइफ में पीएच भी चल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंस है डेली लाइफ में पीएच की। देखो कैसे, पहला अगर हम टॉपिक लें, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव? क्या प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं उन पे भी पीएच असर डालता है, वो भी पीएच सेंसिटिव होते हैं? तो देखो, अवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ, 1 नंबर का यहाँ पे दिया गया है सवाल, मतलब ये जो लाइन है ना ये 1 नंबर कंटेन करती है। हमारी बॉडी वर्क करती है 7.0 से लेके 7.8 तक की पीएच रेंज में, यानी न्यूट्रल से बेसिक रेंज की तरफ हम जा रहे हैं। तो हमारी बॉडी की वर्किंग रेंज क्या है पीएच स्केल पे अगर हम देखें, पीएच रेंज क्या हो जाएगी यहाँ पे 7.0 टू 7.8। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लीजिएगा। अब चूंकि हम भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो हमारी आ गई कि हमारी पीएच रेंज है 7.0 से 7.8, हमारी बॉडी इसी पीएच रेंज में काम करती है। तो बाकी के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, खाली हम ही थोड़ी ना है, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, जीव जंतु जानवर सब कुछ है, उन लोगों पे भी ये पीएच असर डालेगा। तो बिल्कुल देखो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। पीएच चेंज जो होगी, उनकी जो पीएच स्केल है वो बहुत टुच्चू मुच्चू सा ही चेंज हम झेल सकते हैं, ज्यादा झेल गए तो हम ही
झेल जाएंगे, समझ रहे हो। तो पीएच जो स्केल होता है उसमें जो पीएच वैल्यू है उसमें कुछ माइनर ऊपर नीचे चीजें हों तो ही हम झेल पाएंगे। नैरो रेंज के अंदर ही, बहुत कम रेंज के अंदर ही कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर सकता है। ज्यादा एसिडिक ज्यादा बेसिक हो गए तो अपना काम खल्लास। तो हमारी बॉडी कब काम करती है? 7.0 से 7.8 की पीएच रेंज में काम करती है। और सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक पर्टिकुलर नैरो रेंज होती है जिसमें वो काम, उनकी बॉडी काम करती है। अब आगे देखते हैं रेन वाटर का जो पीएच होता है। तो व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज कॉल्ड एसिड रेन। बहुत सुना है ना कि एसिड रेन, एसिड रेन, एसिड रेन क्या होता है? एसिड रेन वो जब उस बारिश पड़ रही है उसकी पीएच रेंज 5.6 से कम। अब आप खुद सोचो, 0 से 14 के बीच में सब कुछ चल रहा है, 7 से नीचे के सारे एसिडिक आ जा रहे हैं, 0 और 7 के बीच में, ये 5.6 में पहले से है। अब अगर 5.6 से कम हो जाती है पीएच रेंज तो उस बारिश को हम एसिड रेन कहते हैं, ठीक है। अब देखो, व्हेन एसिड रेन फ्लोस इनटू द रिवर, अब एसिड रेन ऐसा तो नहीं है कि ऊपर ऊपर बरसले, जमीन पे भी तो आती है, जमीन पे आती है तो नदियों में आती है। तो जब नदी के पानी में एसिड रेन जाती है तो वो नदी के पीएच भी तो कम कर देगी। देखो ये क्या कह रहा है, इट लोअर्स द पीएच ऑफ द रिवर वाटर। आप कहोगे कम ही तो कर रही है, मतलब हाइड्रोजन आयंस कम हो रहे हैं, यही मात खा जाओगे। पीएच वैल्यू कम मतलब हाइड्रोजन आयंस ज्यादा हो रहे हैं। सो पीएच वैल्यू कम का मतलब हो जाएगा कि वो उतना ज्यादा एसिडिक हो रहा है, बहुत ज्यादा एसिड है। तो जब रेन वाटर जो कि 5.6 से कम हो जाती है, रेन बारिश का पानी, तो एसिड रेन बन जाती है। और जब वही एसिड रेन अगर नदियों में चली जाती है तो वो नदी का जो पीएच है उसे भी कम करेगी। ऑफ कोर्स एसिड आ रहा है ऑलरेडी, बहुत ज्यादा एसिडिक है, उसे और डाल दो तो वो दूसरी चीजों को भी तो एसिडिक कर ही देगा, तो वो एसिडिक हो जाती है। एंड द सर्वाइवर ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर्स बिकम डिफिकल्ट। जो एक्वेटिक लाइफ होती है, जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं उनके लिए, जो जानवर हैं उनके लिए, जानवर क्या बना है, एनिमल्स जो हैं वो पानी में रहने वाले एनिमल्स के लिए जीना मुश्किल हो जाता है, सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एसिड रेन के कारण जो नदी का पानी होता है वो भी एसिडिक हो जाता है। तो इसीलिए प्लांट्स और एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए भी पीएच बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर पूछ लिया जाए कि क्या प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर भी पीएच असर डालता है, बिल्कुल डालता है, ये पूरा आप लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या है डे टू डे लाइफ में। आप कहोगे प्लांट्स एंड एनिमल्स की बात चल रही है, हमें कहा बबुआ तुम्हारे अंदर भी है। मतलब हमारे पेट में जो यहाँ पे अपना पेट आ गया, ये अपनी इंटेस्टाइन्स वगैरह आ गई, डाइजेशन के लिए कौन सा एसिड है जो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड हो गया ना, तो यहाँ पे भी पीएच रेंज काम आती है। देखो पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, आवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। ड्यूरिंग इंडाइजेशन, पूरा पढ़ लेते हैं फिर एक्सप्लेन करेंगे। ड्यूरिंग इंडाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड एंड दिस कॉजेस पेन एंड इरिटेशन। टू गेट रीड ऑफ दिस पेन पीपल यूजेस बेसेस कॉल्ड एंटासिड्स। These antacids neutralize the excess acid. Magnesium hydroxide, milk of magnesia is a mild base often used for this purpose. हमारे पेट में होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, किस काम आता है? जो खाना पीना हम खाते हैं पीते हैं उस सबको डाइजेस्ट करने के लिए। अब कहोगे आप तो कह रहे थे एसिड ऐसी चीज है हाथ लगाओगे तो जल जाओगे, तो क्या ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो पेट के अंदर है ये जला नहीं रहा? नहीं, ये हार्म नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है हार्म? हमारे पेट के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन, जो कि हमें प्रोटेक्ट करती है इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, पेट को प्रोटेक्ट करती है। इसके बारे में आप लाइफ प्रोसेस वाले में अच्छे से समझोगे, बट अभी के लिए आपको ये पता होना चाहिए था। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक को कोई हार्म नहीं करता है, मतलब है तो एसिड, उसके प्रोटेक्शन के लिए मेम्ब्रेन है, दैट इज म्यूकस। वो किस लिए काम आता है? खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। तो अब देखो क्या होता है जब इंडाइजेशन हो जाती है। इंडाइजेशन जैसे शुरू में आपने देखा ठूस ठूस के खा लिया है, सारे तो एसिडिक चीजें खाई हैं उन्होंने, उसके बाद उनकी मम्मी ने उन्हें एंटासिड दी थी, तो उस पर भी आएंगे। तो अब आप देखोगे कि जो इंडाइजेशन क्या हुई कि पूरा भर लिया। अब पेट का काम क्या है? पेट के पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, पेट सोचता है कि ओ हो चलो अपना काम शुरू हो जाओ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आता है, खाने को पचाता है, नीचे भेज देता है, आगे का क्रियाकलाप कुछ और चलता है। तो उसके बाद इतना पेट का काम हो जाता है। अब आपने कुछ खा लिया अड़ांग बड़ांग जो कि पचने में नहीं आ रहा है, मतलब पेट को सोच रहे हैं ये का खा लिया जिसने, मुझसे नहीं पच रहा, मतलब मैं इसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। तो फिर पेट सोचता है अब इसका तो करना पड़ेगा, खाने को तो पचाना पड़ेगा। तो अब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड
और ज्यादा रिलीज करता है कि भैया मुझे चैलेंज दिया है ना, मैं अपना काम तो पूरा करूंगा। तो अब वो ज्यादा चला गया, आपने खाना ज्यादा खा लिया जो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, पेट ने और ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड छोड़ दिया है। तो जितना ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ता जाता है, पेट तो उसे डाइजेस्ट करने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए काम में लगा रहता है। तो अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता जाता है, ज्यादा जैसे ज्यादा होता जाता है, तो फिर हमारे पेट के अंदर, छाती के अंदर पेन और इरिटेशन महसूस होती है, क्योंकि एसिड की मात्रा पेट में बढ़ती जा रही है और इसीलिए होता है पेन एंड इरिटेशन। तो अब क्या करेंगे, तो ऐसे में काम आ जाती है अब एंटासिड, जो कि शुरुआत में मम्मी ने दी भी थी। क्या किया था भाई, एंटासिड क्या काम करती है? एंटासिड बेसिकली एक बेस है। हाँ, बेसिकली बेस है, मतलब एंटासिड एक बेस है। तो हमने शुरू में पढ़ा था कि एसिड के इफेक्ट को कम करना है तो बेस साथ में आ जाता है और न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड को, ऐसे ही एसिड बेस को भी न्यूट्रलाइज कर देता है। तो एंटासिड एक बेस का काम करती है। अब देखो इसमें से सवाल पता है एंटासिड में से क्या बन जाएगा कि ये बताओ, पेट में इंडाइजेशन हो गया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा बढ़ गया है, इरिटेशन हो रही है, एसिडिटी हो रही है, पेन हो रहा है, तो कौन सी दवाई खानी चाहिए? एंटीबायोटिक, एंटासिड, कौन सी? तो यहाँ पे एंटीबायोटिक मत कर देना, एंटासिड खानी चाहिए, वो बेस होती है, जैसा यहाँ पे दिया भी गया है। टू गेट रिड ऑफ दिस पेन पीपल यूजेस बेसिस कॉल्ड एंटासिड। इस दर्द से राहत पाने के लिए, निजात पाने के लिए क्या करते हैं? एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं। एंड दीज एंटासिड्स न्यूट्रलाइजेस द एक्सेस एसिड, जो फालतू का एसिड है उसे न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, वो एक माइल्ड बेस है और ऐसे कामों में ज्यादातर उसका इस्तेमाल होता है। जब एसिडिटी वगैरह बन जाती है, पेन होता है, इरिटेशन होता है, ज्यादा खा लिया, पच नहीं रहा, एसिडिटी हो गई है, तब। ठीक है, सो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी पीएच का देखो कितना ज्यादा रोल है हमारी लाइफ में। तो इसीलिए हमें हिसाब का खाना चाहिए, वही खाना चाहिए जो पच सके। सब जीभ का चक्कर है बाबू भैया। आगे चलते हैं, और क्या क्या हो सकता है। अब डाइजेशन तो भैया शुरू तो हमारे मुंह से ही हो जाता है, ये भी आप लाइफ प्रोसेस वाले में पढ़ोगे, लेकिन बेसिकली भी देखोगे तो अब खाना खाते हो तो मुंह से ही डाइजेशन शुरू हो जाता है, चबाते हो तो मुंह के अंदर ये जो टीथ होते हैं हमारे, दांत जो हैं, उनके सड़ने में भी पीएच का बहुत रोल है। बोले वो कैसे? दांत के सड़ने में क्या ही रोल होगा पीएच का? तो देखो, जब भी टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5. अब एक तो पहले ये देखो कि 5.5 ये पहले से ही है, एसिड ये एक तो हमारे मुंह में रहेगा ही, तो ठीक है, डाइजेस्ट करने के लिए जरूरी भी होता है, एसिड होना चाहिए। लेकिन अगर मुंह का पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाए तब हमारे दांत सड़ना शुरू हो जाते हैं। जी बिल्कुल। अब आप कहोगे वो कैसे? देखो, जो दांत होते हैं हमारे टूथ एनिमल्स, वो बने होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट से, जो कि हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। तो उसे आप पानी में तो डिसॉल्व कर नहीं सकते हो, बहुत ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है, एकदम कठोर, हमारे दांत उसके बने होते हैं। तो अब क्या होता है? अब होता है हम कुछ ऐसा खाते हैं, उसकी सही साफ सफाई रखते नहीं है, तो हमारे जो मुंह है उसके अंदर जो पीएच लेवल है दैट इज 5.5, वो उससे अगर कम होना चल जाए तो वो पानी में तो डिसॉल्व होगा नहीं दांत, तो क्या हो जाता है? सड़ने लग जाता है। ऐसा हमारी डेली लाइफ की, ये भी डेली लाइफ का एग्जांपल है, और जिंदगी में भी होता है। जैसे मान लो आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो, यू आर लाइक अ कैल्शियम फॉस्फेट, आपको कोई तोड़ नहीं पा रहा है, डिसॉल्व नहीं कर पा रहा है, आप कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करने में लगे हुए हो, बगल से आ जाते हैं डिस्ट्रक्शन आपकी सराउंडिंग के अंदर, आपको तोड़ सीधा तो कोई तोड़ नहीं रहा है, तो क्या करेंगे? गलाएंगे, सड़ाएंगे कि आप किसी तरह डिस्ट्रैक्ट हो जाओ अपने गोल से। और वो जो डिस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे एसिड है। हमारे मुंह के अंदर वो क्या है? 5.5 से कम एसिड हो जाना, पीएच लेवल 5.5 से कम हो जाना, यानी बहुत ज्यादा एसिड बढ़ जाना। सिमिलर हमारी लाइफ में ऐसे एसिडिक सब्सटेंस होते हैं, अगल बगल में होते हैं, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो अगर आप डिस्ट्रैक्ट हुए बिना अपने आप को मेंटेन करते हुए, पढ़ाई पे ध्यान रखते हुए, और उन एसिडिक सब्सटेंसेस को भगाते हुए, उन डिस्ट्रक्शंस को दूर करते हुए लगे रहते हो, तो एक दिन आप अपना रिजल्ट पा लेते हो। सिमिलरली अगर दांत के अंदर, मुंह के अंदर हम 5.5 से कम एसिड को ना बढ़ने दें, 5.5 से कम पीएच वैल्यू ना होने दें, तो दांत नहीं सड़ेगा। लेकिन सड़ जाता है, क्यों? क्योंकि हम आ जाओ एसिड आ रहे होते हैं, हम कंसंट्रेशन इतना स्ट्रॉन्ग होता नहीं है हमारा, वो डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, काम खत्म हो जाता है। सिमिलरली टूथ डीके में है, एसिड पीएच वैल्यू बढ़ जाती है, यानी कम हो, पीएच वैल्यू कम होती जाती है, एसिड बढ़ जाता है, दांत जो है उसको आप सीधा तोड़ तो पा नहीं रहे हो ना, आप उसको सीधा पानी में डिसॉल्व कर पा रहे हो, तो सड़ाने लग जाता है। तो वही चीज यहाँ पे मेंशन की गई है, दैट इट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर बट इज corroded when the pH in the mouth is below 5.5। अब आप कहोगे वैसे एसिड ऐसा थोड़ी ना है कि हम उठा रहे हैं और मुंह में ऐसे एसिड को अंदर ले रहे हैं।
हम तो ऐसा कुछ नहीं करते, हम तो एसिड बिल्कुल वो नहीं कर रहे। फिर कहां से एसिड जो है वो बढ़ता जा रहा है, पीएच लेवल कम होता जा रहा है। तो जनाब जो आप खाना खाते हैं, सो बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ, चाहे मुंह के अंदर बैक्टीरिया होते हैं। खाना आपने खाया, कुल्ला आपने नहीं किया, अगर नहीं किया, मुंह साफ नहीं किया खाना खाने के बाद, तो खाने के पार्टिकल्स अंदर रह जाते हैं। तो वो जो बैक्टीरिया है वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं खाने के लिए, तो वो एसिड प्रोड्यूस होता है। फिर आपके दांत का पीएच जो है, मुंह का जो पीएच है वो कम होता जाता है, एसिड की रेंज बढ़ती जाती है। अब ऐसे में करें क्या? जैसे यहाँ पे लिखा है कि प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूसेस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। तो अब इसका क्या है? इसका तरीका यहाँ पे लिखा गया है वो ठीक है, सदियों से हमारी मम्मियां कहती आ रही हैं कि नालायक, खाना खाने के बाद मुंह साफ कर लिया कर, मुंह धो लिया कर, कुल्ला कर लिया कर, सोने से पहले ब्रश किया कर, सोने के उठने के बाद ब्रश किया कर। जिंदगी ब्रश में निकल रही है, पर जरूरी है, ब्रश नहीं करेंगे तो दांत सड़ जाएंगे हमारे, इसीलिए कहा जाता है। आप ब्रश करते हैं तो जो टूथपेस्ट होती है वो भी बेस है, ठीक है, उसका भी नेचर क्या है? बेसिक नेचर की है। जो एक्सेस एसिड होता है हमारे मुंह के अंदर जब हम ब्रश करते हैं तो वो निकल जाता है, टूथपेस्ट इसका काम आती है। सो टू प्रिवेंट दिस, द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड, यूज टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक फॉर क्लीनिंग द टीथ, कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट द टूथ डिके। वही सेम बात है जो मैंने अभी आपको कही है। तो आप देख सकते हो कि पीएच हमारी एवरीडे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने देखा, प्लांट्स और एनिमल्स के सर्वाइवल में हमने देखा, इवन हमारे मुंह में जहां से मैं बोले जा रही हूँ, तो ये जो दांत हैं इनके ये सड़े ना, उसके लिए भी पीएच कितना ज्यादा जरूरी है। अब बढ़ते हैं आगे। पीएच का एक और कमाल का यूज क्या? सेल्फ डिफेंस के लिए, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। ये लोग केमिकल वॉरफेयर के जरिए अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, कुछ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऐसे होते हैं जो आत्मरक्षा के लिए पीएच इनका काम आ रहा है, एसिड काम आ रहा है। जी बिल्कुल, कैसे? मधुमक्खी देखिए, bee sting leaves an acid which causes pain and irritation। मधुमक्खी, स्टिंग का मतलब डंक मार जाती है, तो डंक मार जाती है कि खुजली सी मचती है, लाल लाल हो जाता है, वो फूल भी जाता है, ऐसे पूरा ऐसे मोटा हो जाता है, तो मधुमक्खी खा गई मुझे, तो वो कितना दर्द भी करता है। वाई? क्योंकि वो जो डंक होता है उसमें एसिड होता है। अब यहाँ पे वो अपने आप मधुमक्खी को दौड़े नहीं पड़ रहे होते कि वो आपके पास आती है और कहती है ओ हाय शिविका, डंक मार दिया। हम भी तो उसे छेड़ते हैं, उसके जैसे वो जो छत्ता होता है उस पे मारा, तो अब वो सोचती है हमला हो गया, हमला हो गया। अब हमला हो जाता है तो अपने डिफेंस के लिए, खुद को सुरक्षित रखने के लिए अगर आप उसके निशाने में आ जाते हो तो वो डंक मार के चली जाती है। उसके डंक में होता है एसिड, इसीलिए इरिटेशन और पेन होता है। तो ऐसे में क्या करते हैं? अगर खाया हुआ होता है तो मम्मी खा गई, तो मम्मी बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर का पेस्ट बना के लगा देती है, तो उससे सोल्व हो जाता है। या फिर आपने कभी देखा होगा मेटल, लोहो रगड़ ले, हमारे ऐसे बोलते हैं कि लोहो रगड़ ले। लोहो रगड़ ले मतलब क्या होता है कि मेटल जो है, हमने देखा कि मेटल ऑक्साइड क्या है? बेसिक है नेचर के अंदर, तो उससे भी रिलीफ मिल जाता है पेन के अंदर। ऐसे ही कुछ प्लांट्स भी होते हैं, प्लांट्स जैसे स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मेथोनिक एसिड यूजिंग बर्निंग पेन। ये जो ऐसी एक नेटल लीव्स होती है, ऐसे जैसे हम पेड़ को छेड़ते जाते हैं, तो कुछ तो बेचारे भोले भाले मासूम, उनके पास एसिड में है, कुछ ऐसे हैं छेड़ दो इतनी बर्निंग होने लगती है, जलन सी मच जाती है, वो एसिड रिलीज करते हैं। और नेटल लीव्स कौन सा करती है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मेथोनिक एसिड। मेथोनिक एसिड, ये चल नहीं रहा यहाँ पे, इसको वापस करो। मेथोनिक एसिड जो है वो नेटल लीव्स देती हैं जब भी, और उसके कारण पेन होता है, जलन सी होने लगती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आत्मरक्षा के लिए भी पीएच बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पीएच की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब अगर हम इसे देखें सवाल के, एग्जाम के अंदर सवाल पूछे जाने के पर्सपेक्टिव से, तो पूछ सकता है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, तो सब मेंशन कर देना। प्लांट और एनिमल के सर्वाइवल के लिए हमारी बॉडी में 7.0 से 7.8 के पीएच रेंज में काम करती है। प्लांट्स और एनिमल एसिड रेन हो जाते हैं तो एक्वेटिक लाइफ को खतरा हो जाता है। उसी के साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम में काम आती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, अड़ांग का बड़ांग कुछ भी खा लिया तो फिर वो दिक्कत करती है, एसिडिटी बनती है। उस एसिडिटी को रोकने के लिए एंटासिड खाते हैं जो कि बेसिक होती है नेचर के अंदर। उसके बाद मुंह का आ जाता है कि अगर मुंह का पीएच लेवल 5.5 से कम हो जाएगा तो भैया दांत सड़ने शुरू हो जाएंगे। और कुछ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं वो अपनी आत्मरक्षा के लिए भी इसे यूज में लेते हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे। क्या है आगे? कुछ नेचुरल सोर्स हैं, हमें पता होना चाहिए कि वो कौन सा एसिड कंटेन करते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है। एक मार्क के क्वेश्चन बन सकते हैं तो इन पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले है विनेगर। विनेगर में कौन सा एसिड होता है? एसिएटिक एसिड होता है। याद करते जाओ मेरे साथ, विनेगर के अंदर होता है एसिएटिक एसिड। उसके बाद आ जाता है ऑरेंज, संतरा। संतरा में क्या होता है? संतरा में सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है, साइट्रिक बोल लो, सिट्रिक बोल लो, ऑरेंज के अंदर वो वाला एसिड होता है। उसके बाद है टैमरिंड। अब टैमरिंड ये दिख रही है, इमली, जी हाँ, इमली के अंदर होता है टर्टरिक एसिड। नाम से याद करो, टैमरिंड टर्टरिक। टर्टरिक एसिड होता है किसमें? इमली के अंदर। टोमेटो, टमाटर, टमाटर लाल लाल टमाटर, इसमें होता है
है ऑक्सैलिक एसिड। टोमेटो में कौन सा एसिड है हमारे पास? ऑक्सैलिक एसिड है। अब इस वाली लाइन को एक बार फटाफट से रिवाइज करें। विनेगर में एसिएटिक एसिड, शाबाश। ऑरेंज के अंदर कौन सा एसिड होता है? संतरा। संतरा में कौन सा एसिड था? संतरा में होता है सिट्रिक एसिड। उसके बाद देखिए अपनी इमली, इमली में था कौन सा? टर्मरिक, टर्टरिक, शाबाश। उसके बाद है टोमेटो यानी कि टमाटर, जो कि है ऑक्सैलिक एसिड। वेरी नाइस, मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। सोर मिल्क, बोले ये क्या है? अब दही खाए है ना, कर्ड, दही, बात एक ही है, सोर मिल्क बोल दिया। दही में कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड होता है। वेरी नाइस। लेमन, निम्बुड़ा निम्बुड़ा निम्बुड़ा, माने काचा काचा नींबूड़ा, इसमें क्या होता है? सिट्रिक एसिड। संतरा, नींबूड़ा, आई मीन लेमन, नींबू, उसमें भी सिट्रिक एसिड ही होता है। एंटस्टिंग, एंटस्टिंग, कभी चींटी काटी है? चींटी काटते जब कितना दर्द सा होता है, बहुत भयंकर, वो कौन सा एसिड रिलीज करती है? वो मेथोनिक एसिड देके जाती है। सेम टू नेटल स्टिंग, नेटल स्टिंग में भी आपका मेथोनिक एसिड होता है। ठीक है, सो आई होप आपको ये याद हो गए होंगे। कुछ बेसिक है, ये कुछ नेचुरल सोर्सेस है, इनके याद हो जाने चाहिए कि इनमें कौन कौन सा एसिड है। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है सॉल्ट। चैप्टर का तीसरा इंपॉर्टेंट वर्ड। एसिड एंड बेसिस हम कर चुके हैं खत्म, सब कुछ काम हो गया है उनका। अब हम बात करेंगे सॉल्ट्स की। अब मुझे ये बताओ, किसी को ये तो डाउट नहीं है कि सॉल्ट कहां से आ गया अभी तक आते आते? अगर डाउट है तो चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सोल्ट एक आयोनिक कंपाउंड है जो कि किससे बनता है? जो बनता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। किसके बीच होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? एसिड और बेस के। तो ये हमेशा याद रखना। सोल्ट को अगर आपको डिफाइन करना हो, सो यू कैन से इट इज एन आयोनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड प्लस बेस। मिल जाएगा आपको सोल्ट, साथ में पानी भी आ जाता है। ठीक है, फिर वो एवोपरेट वगैरह करके नमक हम निकाल लेंगे। सो ये होता है सोल्ट। अब सोल्ट का पीएच देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सो पीएच ऑफ सोल्ट। सोल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विद पीएच वैल्यू ऑफ 7। ये क्या कह रही है कि जो नमक, एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का अगर रिएक्शन होगा तो न्यूट्रल नमक मिलेगा हमें। न्यूट्रल नमक मतलब जिसकी पीएच वैल्यू 7 होगी, खाने लायक है। ठीक है, जिसकी पीएच वैल्यू 7 होगी वो होता है न्यूट्रल सोल्ट। न्यूट्रल सोल्ट कब बनेगा? जब एकदम स्ट्रॉन्ग एसिड और एकदम स्ट्रॉन्ग बेस आपस में टकराएंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे, तो हमें मिलेगा न्यूट्रल सोल्ट। याद रखिएगा, न्यूट्रल की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? न्यूट्रल पीएच वैल्यू 7 हो जाएगी। इतना क्लियर है? यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है स्ट्रॉन्ग वाली। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, दो ताकतवर लोग आपस में टकरा रहे हैं, न्यूट्रल सोल्ट दे रहे हैं, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे की जो इफेक्ट होता है उसको कम कर देते हैं। सीधी सी बात है। उसके बाद है ऑन दी अदर हैंड, salt of a strong acid and weak base are acidic with pH value less than 7। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस जो है वो बेचारा वीक है, तो दुनिया का सिद्धांत है जो भी जितना स्ट्रॉन्ग होता है हमेशा वीकर सेक्शन को, जो लोग कमजोर होते हैं, उनको दबाता है। सीधी सी बात है। इसीलिए कहते हैं कि पावर के डिफरेंट टाइप्स आ जाते हैं आपके पास। पैसे की पावर, पॉलिटिकल पावर, एग्जिस्टेंस की पावर, नॉलेज की पावर। तो पावर पे ध्यान लगाओ। ठीक है, अभी आप नॉलेज की पावर पे ध्यान लगाओ। तो पावर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे एसिड के पास पावर है, वो स्ट्रॉन्ग है, पर हमारा वीक हो गया है बेस। तो चूंकि बेस वीक है तो उसके ऊपर तो भैया एसिड अपना राज चलाने वाला है। तो जब भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस जब होंगे रिएक्ट, तो भैया सोल्ट तो बनेगा, लेकिन वो सोल्ट एसिडिक होगा नेचर के अंदर, क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है, उसका दबदबा रहेगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी। तो जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रिएक्ट करेंगे तो नमक बनेगा, किंतु वो एसिडिक सोल्ट होगा, उसकी पीएच वैल्यू 7 से कम होगी। आगे बढ़ते हैं। एंड दोज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। अब वक्त सबका बदलता है, आज एसिड का था, कल बेस का हो जाएगा, तो इसीलिए वक्त तो हर किसी का बदलता है। अब बदल गया है, अब भैया बेस हो गया है स्ट्रॉन्ग, हाँ, और एसिड हो गया है वीक। तो अगर अब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेंगे तो जो नमक बनेगा उसका नेचर होगा बेसिक, और उसकी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होगी। ये याद रखिएगा। सब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग और वीक का खेल है। दोनों स्ट्रॉन्ग है, न्यूट्रल। ठीक है, दोनों चीजें स्ट्रॉन्ग। पॉलिटिक्स से भी रिलेटेड आता है, ठीक है। साइंस के अंदर देखो कहाँ का आपका पॉलिटिक्स सिविक्स निकल के आ गया। दोनों पार्टी स्ट्रॉन्ग हैं, तो जो डिसीजंस होंगे वो न्यूट्रल होंगे, क्योंकि इसने कुछ बोला तो ये वाला भी स्ट्रॉन्ग है, तो इसके पास भी बहुमत है, कुछ भी हो सकता है, तो न्यूट्रल रहना पड़ेगा। एक स्ट्रॉन्ग है तो वो तो अपना राज चलाएगा ही, तो उसके लिए एसिडिक सोल्ट आ जाएगा। अब ये वाला, अब कभी बेस स्ट्रॉन्ग हो गया तो वो अपना राज चलाएगा, तो सोल्ट जो है वो बेसिक बन जाएगा, बेसिक सोल्ट हो जाएगा। सो ये क्लियर है। सोल्ट का पीएच, दोनों स्ट्रॉन्ग है, न्यूट्रल सोल्ट। एसिड स्ट्रॉन्ग है, एसिडिक सोल्ट। बेस स्ट्रॉन्ग है, बेसिक सोल्ट। ओके, पीएच वैल्यू अब तक आपको याद हो जानी चाहिए कि 0 से 7 तक एसिडिक, 7 से 14 तक बेसिक। अब आ जाते हैं केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सोल्ट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है कॉमन सोल्ट? क्या है? पहले तो मुझे ये बताओ आपका कॉमन सोल्ट क्या है?
कॉमन सॉल्ट है भैया हमारा सोडियम क्लोराइड NaCl। ये हमारा कॉमन सॉल्ट है जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। अब नाम याद करने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक है, क्या ट्रिक है, आप जो पढ़ते जा रहे हो, जैसे मान लो मम्मी ने नमक में सब्जी में नमक कम डाला, मैंने कहा नमक में सब्जी कम डाली, सब्जी में नमक कम डाला, तो आप कह सकते हो आज NaCl कम डाला है मम्मी। अब मम्मी कहे NaCl का कम डाला है, फिर इसका पूरा नाम याद है, सोडियम क्लोराइड कम डाला है, क्या मम्मी नमक कब डाला है, तो वो अलग बात है, 2-3 बातें सुनने को मिल जाएंगी, बट आपका नाम जो है वो तैयार हो जाएगा, आपको सारे फॉर्मूलाज इनके जो केमिकल नेम्स हैं वो याद होते जाएंगे। सो NaCl इज अवर कॉमन सॉल्ट। इससे क्या क्या बन सकता है, इसको काम में लेते हुए देखो क्या क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है, वो देखेंगे कि कैसे बनता है और इसके यूजेस क्या हैं। ब्लीचिंग पाउडर, ये नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसिड बेसिस एंड सोल्ट का, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। आधे से ज्यादा को तो ये डिफिकल्ट लगता है, ये कुछ डिफिकल्ट नहीं है, खाली समझने की बात है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा आपका एक, जो कि कॉमन सॉल्ट से बनता है। ब्लीचिंग पाउडर कॉमन सॉल्ट से बनता है, बेकिंग सोडा कॉमन सॉल्ट से बनता है, वॉशिंग सोडा कॉमन सॉल्ट से बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे POP भी कहते हैं वो भी कॉमन सॉल्ट से बनता है। तो बिना वक्त बर्बाद किए शुरू करते हैं कि भैया सोडियम हाइड्रोक्साइड है का और कैसे बनेगा और इसके यूजेस क्या क्या है। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसे पता है क्या बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को, एक सेकंड रुको, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये इसका सिंबल हो जाएगा NaOH, दिस इज अवर सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको पूरा रिप्रेजेंट करने के लिए आप Na2 उनके एटम्स जो होते हैं उसके हिसाब से चेंज होते रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये बनेगा कैसे, हम तो नमक से बना रहे हैं, नमक हमारा रॉ मटेरियल है, बिल्कुल सही बात है। तो देखो, when electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride, सोडियम क्लोराइड क्या है, NaCl है, पूरा लिख रही हूं मैं आपके सामने। हमने क्या कहा, NaCl है, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू एन एक्वेस सॉल्यूशन, एक्वेस सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि नमक के साथ वाटर भी है जनाब, H2O भी है, क्या है, H2O भी है, यानी नमक का पानी है, नमक का घोल, नमक का घोल हो गया, नमक का पानी। मम्मी नमक के पानी के गरारे कर ले, मम्मी कहती है बहुत बार नमक के पानी के गरारे कर ले, गला सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक एक्वेस सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का, यानी कि नमक का पानी है, उसे कहा जाता है ब्राइन, इट इज कॉल्ड ब्राइन। याद कर लो, 1 मार्क का सवाल आ सकता है, जवाब दे दोगे तो 1 नंबर मिल जाएगा। पानी, नमक के पानी के घोल को हम ब्राइन कहेंगे। एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड ब्राइन। तो क्या ब्राइन में कहां अटक गए, आगे चलो, हम तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ये क्या कह रहा है, इतने से में से नमक और पानी का ये पूरा घोल है, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे हम, क्या करवाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे। तो जब इलेक्ट्रिसिटी इनके नमक के पानी के घोल में से पास होगी तो डिकम्पोज हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, टूट जाएगी। क्या बन जाएगा टूट के, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। लेट मी राइट इट हियर, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बन जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ कुछ और चीजें भी बनेंगी, जिसमें आ जाएगी एक क्लोरीन गैस और एक बनेगी हाइड्रोजन गैस, H2, ठीक है। अब देखो कैसे बना सोडियम हाइड्रोक्साइड, समझ में आ रहा है, फटाफट से देखो। नमक और पानी, नमक और पानी का घोल यानी नमक का पानी है, जिसे हम ब्राइन बोलेंगे, उसके थ्रू हमने कर दी है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पास, वो हो जाता है डिकम्पोज। डिकम्पोज होने पे बन जाता है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, उसके साथ साथ क्लोरीन और हाइड्रोजन भी बनते हैं। अब इस पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है क्लोर एल्कली। क्या कहा जाता है, क्लोर एल्कली, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। एसिड बेस रिएक्ट करते हैं नमक और क्या बनाते हैं, पानी, उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहेंगे, क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब आप कहोगे काहे इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस कह रहे हैं हम, सीधा सीधा हो गया, बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसे आप इसके पूरे फॉर्मूला से याद कर सकते हो कि आप यहां देखोगे एल्कली क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज बेसिकली एल्कली, ठीक है। एल्कली मतलब क्या, जो पानी में डिसॉल्व हो जाए, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो वो है, तो ये हो गया एल्कली। क्लोर कहां से आया, लल्ला क्लोरीन गैस हो रही है यहाँ पे। सो क्लोरीन गैस आती है जब हम, ये ब्राइन होता है, इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और आपका एल्कली आता है, तो इसीलिए इस प्रोसेस का नाम है क्लोर एल्कली। आगे देख सकते हो, बिकॉज द प्रोडक्ट फॉर्म क्लोर फॉर क्लोरीन एंड द एल्कली फॉर सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसीलिए इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड की चीज समझ में आ गई होगी कि कैसे बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैसे, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, आप कहोगे सीधे सी बात है, एक्वस सॉल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड का, जिसे ब्राइन बोलते हैं, या आम भाषा में कहें तो नमक का पानी बोलते हैं। उसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी दौड़ा देते हैं, शॉर्ट
सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, साथ में क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस भी आ जाती है, और इसी के कारण इस पूरे का नाम क्लोर एल्कली प्रोसेस भी कहा जाता है, क्योंकि क्लोरीन बन जाता है अपना NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सॉरी क्लोरीन हमारी गैस है और एल्कली जो है वो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है। सो द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। ये तो हो गया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता कैसे है, क्लियर है ना कैसे बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हम बढ़ते हैं कि इसके यूजेस क्या क्या है डे टू डे लाइफ में। ये इसका फॉर्मूला है, यहाँ पे जो मैंने लिखा है इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ, इसको काट दो, इसको यहाँ पे कर दो 2NaOH प्लस में क्लोरीन प्लस में हाइड्रोजन, ठीक है, ये इसका हो जाएगा। इसके यूजेस क्या है, इट इज यूज टू मेक, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाउ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज मेड, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज यूज टू मेक सोप एंड डिटर्जेंट, साबुन बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है। पेपर मैन्युफैक्चर करने में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है। ऑयल रिफाइनिंग में जो तेल होता है उसकी इंप्योरिटीज को दूर करने के अंदर भी सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। इट इज ऑल्सो यूज एज पेस्टिसाइड, घर के कीड़े मकोड़ों को करने के लिए पेस्टिसाइड की जरूरत है, तो पेस्टिसाइड के अंदर भी सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। आगे बढ़े, उम्मीद है मुझे आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कैसे नमक और पानी के घोल से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, उसकी प्रोसेस क्या है और उसके यूजेस क्या क्या है। अब बढ़ते हैं हम अगले केमिकल की तरफ जो कि है ब्लीचिंग पाउडर। कभी ये नाम तो सुना है, कभी कभी मम्मी फोन पे बात करती रहती है तो कहती है हो हाँ आज ब्लीच करवाने चलते हैं पार्लर में। समझते हैं क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक लाइम। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर को रिप्रेजेंट पता है कैसे करते हैं, उसका NaOH था, इसका है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सो ब्लीचिंग पाउडर देखो कैसे बनता है, बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लेक लाइम। ड्राई स्लेक लाइम, ध्यान देना, ड्राई स्लेक लाइन पे हम क्या करते हैं, क्लोरीन गैस जो है उसे पास करवाते हैं और तब जाके हमारा ब्लीचिंग पाउडर बनता है, साथ में पानी भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसका पूरा फॉर्मूला है। ये क्या है आपका ड्राई स्लेक नाम CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में क्लोरीन, ये दोनों आपस में हो गए। उसके बाद आपको ब्लीचिंग पाउडर मिल जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दैट इज द ब्लीचिंग पाउडर प्लस में H2O, पानी भी साथ में आ रहा है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर ब्लीचिंग पाउडर जो आपको मेंशन करना है। कैसे बना ब्लीचिंग पाउडर, कह दोगे सीधा सीधा स्लेक लाइन था, उस पे से ड्राई स्लेक लाइन, मेंशन इट, ड्राई स्लेक लाइन था, उसके अंदर क्लोरीन गैस पास करवा दी, उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर हमें मिल गया है और ये हमारा आ जाता है। इसके यूजेस क्या है, पहली बात तो ब्लीचिंग पाउडर होता कैसे, धोला धोला सा होता है, व्हाइट कलर का होता है, सफेद रंग का होता है। इसमें देखो बेसिकली इसका काम यह है किसी भी चीज का रंग उड़ा देता है या किसी भी चीज को ये व्हाइट कर देता है। व्हाइट करना, सफेदी करना इसका काम है, और या रंग उड़ाने इसका काम है। रंग उड़ जाएगा तो भी व्हाइट ही बच जाती है चीज, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर बेसिकली व्हाइट करने में काम आता है चीजों को। आप कहोगे तो फिर मम्मी काहे पार्लर में फोन करती है, वहां पे वो अपनी स्किन के केयर के लिए स्किन केयर करने जाते हैं, पार्लर में सजने धजने जब जाते हैं तो मेकअप शेकअप होता है तो स्किन व्हाइट होती है, ब्लीच वही काम करता है, ठीक है। मम्मी से पूछ लें डिटेल में कि ब्लीच कैसे लगाते हैं, क्या होता है तो वो बता देंगे कि ब्लीच भी चेहरे को व्हाइट करता है। यूजेस यहाँ पे देखो, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर कपड़े कॉटन के या लिनन के कपड़े होते हैं, उनको ब्लीचिंग के लिए यानी उनका कलर उड़ाने के लिए, उन्हें सफेद करने के लिए। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, पेपर दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो ये जैसे पेपर है, ठीक है। तो ये पेपर व्हाइट कैसे बना, इसे ब्लीच किया गया है, तो इसमें क्या लगा है, ब्लीचिंग पाउडर लगा है, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि ब्लीचिंग पाउडर यहाँ पे आ जाता है वुड पल्प के अंदर भी। एंड ऑल्सो लॉन्ड्री वाले जो कपड़े वपड़े धो देते हैं उसके बाद भी व्हाइट कलर करने के लिए जो व्हाइट कपड़े होते हैं उसमें भी ब्लीच का काम होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है ये हम पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं। तो कई केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर ब्लीचिंग पाउडर एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काम आता है। उसके बाद है फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री ऑफ जर्म्स। पानी, पीने का पानी जो होता है उससे जर्म फ्री बनाने के लिए, उसमें से इन्फेक्शन वगैरह जो होता है उसे डिसइंफेक्ट करने के लिए, शुद्ध बनाने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ब्लीचिंग पाउडर अच्छे समझ में आ गया होगा। ये एक एक टॉपिक में पता है क्यों कह रही हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि भैया ये केमिकल फ्रॉम कॉमन सोल्ट में यही इंपॉर्टेंट है। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कौन कैसे बन रहा है। सोडियम का क्लियर था, हाइड्रोक्साइड का। ब्लीचिंग कैसे बना है, सीधी सी बात है कि ड्राई स्लेक लाइन था, उसमें से क्लोरीन गया तब जाके ब्लीचिंग पाउडर बनना। फॉर्मूला ये है, इसको लिख लेना, ये उसके यूजेस है, इनको भी याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले की तरफ जो कि है अपना बेकिंग सोडा। इसका नाम तो हम अक्सर सुनते हैं, बेकिंग सोडा। कैसे लिखेंगे बेकिंग सोडा को हम, बेकिंग सोडा होता है अपना सोडियम हाइड्रोजन
कार्बोनेट, ठीक है, दिस इज अवर baking soda. The soda commonly used in the kitchen for making tasty crispy pakoras is baking soda. अब देखो कई बार आप कहते हो मम्मी आज तो पकोड़े खाने के मन में आ रही है, थोड़ी ना क्रिस्पी क्रिस्पी से पकोड़े बनाना, तो मम्मी कोई जादू की छड़ी घुमा के उसे क्रिस्पी थोड़ी ना करती हैं, वो भी रेसिपी देखती हैं, उन्हें पता होता है तो वो बेकिंग सोडा डालती हैं। जो पकोड़े का घोल होता है, बेसन के पकोड़े अगर बनाओ किसी भी तरीके के, तो जो घोल होता है उसमें वो एक चुटकी बेकिंग सोडा डाल देती है। तो जितना बेकिंग सोडा वो डालती हैं उसके कारण जो पकोड़ा है वो क्रिस्पी हो जाता है और फिर आप वेरी क्रिस्पी कर करके खाते हो, वो बेकिंग सोडा के कारण ही तो हुआ है। तो अब देखो बेकिंग सोडा आपका यहाँ पे कैसे बन जाता है। सोडा कॉमनली यूज इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकोड़ा इज बेकिंग सोडा। सम टाइम इट इज एडेड फॉर फास्टर कुकिंग, कभी कभी जल्दी खाना बन जाए उसके लिए भी बेकिंग सोडा काम में आता है। सो द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज, अब बेकिंग सोडा हम कर रहे हैं लेकिन साइंटिफिक केमिकल नेम क्या होगा इसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बहुत जरूरी है याद रखिएगा। और ये इसका फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा NaHCO3। इट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। सोडियम क्लोराइड NaCl को यूज में लेके ही ये बनता है। अब कहोगे वो कैसे, देखो आपका ये नमक है, ठीक है, अब क्या क्या चीजें क्या क्या ऐड किया जाता है नमक में जब जाके आपको ये बेकिंग सोडा मिलता है, उसमें जोड़ी जाएगी पानी, NaCl में थोड़ा सा पानी, हल्की सी CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, NH4 जल्दी बताइए क्या है, अमोनियम, शाबाश, तो अमोनियम को जोड़ दिया जाता है। तो जब नमक, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनियम ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलता है अमोनियम क्लोराइड एंड ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर नो माय फॉल्ट, बेकिंग सोडा। जब क्या करेंगे, अमोनियम, पानी अपना CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और नमक रिएक्ट करेंगे तो हमें एक तो अमोनियम क्लोराइड मिल जाएगा और साथ में बेकिंग सोडा मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो अलग प्रक्रिया चलती रहती है कि आप बेकिंग सोडा को अलग कैसे निकालोगे, पाउडर कैसे बनाओगे, वो अलग है। तो आपको फिलहाल ये याद रखना है कि कैसे बना है बेकिंग सोडा, फटाफट पीछे के दो क्लियर है ना, ब्लीचिंग पाउडर और सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेकिंग सोडा अपना कैसे बना है, नमक से बना है, सोडियम क्लोराइड से, सोडियम क्लोराइड के अंदर पानी, CO2 और अमोनिया NH4 हमने जोड़ दिया है, उसके बाद हमें अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा मिल जाता है, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। याद रखना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके यूजेस क्या क्या है, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में अंतर समझो। बेकिंग पाउडर किस चीज में काम में आता है, हम कहते हैं ना मम्मा आज केक बना रहे हो, थोड़ा फल्फी सा बनाना, इडली थोड़ी फल्फी सी इडली बनाना, यानी थोड़ा सा गुद्दम गुद्दम सी ऐसी होता है तो फूल जाए, फल्फी सी हो जाए, उसके लिए हम उसमें बेकिंग पाउडर डालते हैं। लेकिन जनाब उस बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए चाहिए बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा और कुछ 2-3 चीजें और होती हैं, उनको मिला के आपका बेकिंग पाउडर बनता है, तो लेकिन बेकिंग सोडा उसमें जरूरी है। तो एक तो यूज ये हो गया कि बेकिंग पाउडर बनाने के लिए भी बेकिंग सोडा की जरूरत पड़ती है। और टर्टरिक एसिड किस में होता है, टर्टरिक एसिड टैमरिंड के अंदर। तो कुछ बेसिक एडेबल एसिड्स जो होते हैं, खाने लायक एसिड जो हैं, उनको बनाने में भी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। दूसरा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब कहोगे ये कब वाला है, याद रखो बेकिंग सोडा ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटा एसिड। एंटा एसिड्स जो होते हैं जो कि एसिडिटी को कम करते हैं, इंडाइजेशन वगैरह की जो दिक्कत होती है उसको उसमें काम आते हैं। एंटा एसिड जो बेसिक होते हैं उसमें भी बेकिंग सोडा काम आता है। बीइंग एल्कली इट न्यूट्रलाइजेस एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड्स रिलीफ। क्योंकि बेकिंग सोडा खुद एक एल्कली है, एल्कली मतलब पानी में घुल जाता है, बेस ही हुआ, तो इसीलिए ये एंटासिड्स बनाने में काम आता है। उसके बाद है ये सारे इंपॉर्टेंट यूजेस याद रखिएगा। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर जो चीजें होती हैं आग वाग बुझाने की, उनमें भी बेकिंग सोडा जो है वो काम आता है। सो आई होप आपको बेकिंग सोडा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाम बताओ फटाफट इसका क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। केमिकल नेम कैसे रिप्रेजेंट करोगे, सोडियम Na, हाइड्रोजन H, कार्बोनेट CO3, ठीक है। सो दिस इज NaHCO3। कैसे बनता है अपना नमक होता है, NaCl होता है, उसमें पानी जोड़ दो, CO2 जोड़ दो, अमोनियम जोड़ दो, आपके पास आ जाएगा आपका बेकिंग सोडा। और ये हो जाते हैं इसके कुछ यूजेस। आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं। अगर आपको अभी तक ये 3 केमिकल्स जो कॉमन सोल्ट से बने हैं समझ में आ गए हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। शेयर कर दोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि ओके आपको समझ में आ गया है। आगे देखते हैं अगला क्या है अपना वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या चीज है, सो वो अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इज Na2CO3.H2O। Na2CO3.H2 ये है आपका वॉशिंग सोडा। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको सोडियम कार्बोनेट
भी आप कह सकते हो, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट हो गया यहाँ पे आपका ये, और उसके बाद आपके 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये मॉलिक्यूल क्या होता है ये वाला भी समझेंगे पूरी की पूरी। तो अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इज, सोडियम क्लोराइड क्या है भैया, अनदर केमिकल फ्रॉम सोडियम क्लोराइड NaCl, यानी नमक। अभी तक हम जितने पढ़ चुके हैं वो भी नमक से बने थे। अब जो अगला है दैट इज वॉशिंग सोडा, ये भी जो नमक से मिल सकता है केमिकल, वो है Na2CO3.10H2O, जिसे हम कहते हैं वॉशिंग सोडा। आप इसे सोडियम कार्बोनेट भी कह सकते हो विद 10H2O। 10H2O का मतलब क्या हो गया कि 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये हमें मिलता कैसे है, ठीक है। सो ये यू हैव सीन को तो आप फिलहाल भूल जाओ, ये यू हैव सीन ये आपकी टेक्स्ट बुक में है पैराग्राफ, कि ये हमें मिलेगा कैसे, जब हमारे अब जो बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा का फटाफट से फॉर्मूला बोलिए। बेकिंग सोडा क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे जब ये हमें जो वॉशिंग सोडा है ना, ये बेकिंग सोडा के जरिए मिलेगा। अब कैसे मिलेगा वो देखना है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे बेकिंग सोडा। अब हम क्या करेंगे, इस बेकिंग सोडा को हीट करेंगे। हीट जब हम करेंगे तो हमें मिलेंगी कुछ चीजें। क्या क्या मिलेगा, एक तो मिल जाएगा अपना सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3, दिस इज सोडियम कार्बोनेट। लेकिन इसके साथ CO2 और H2O यानी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ये भी साथ में आएंगे। तो पानी तो एवोपरेट कर सकते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो भी हवा में गुलू गुलू घुल जाएगी। बच क्या गया, बच गया सोडियम कार्बोनेट। तो यही है अब हमारा वॉशिंग सोडा। लेकिन पूरा वॉशिंग सोडा बनाने के लिए इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा, तो जैसा कि आप पढ़ सकते हो दैट सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। जब हम सोडियम कार्बोनेट की रिक्रिस्टलाइजेशन करेंगे, अब कहोगे ये रिक्रिस्टलाइजेशन क्या है, इसको बढ़िया तरीके से तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाले उसमें समझेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आप ये समझ सकते हो कि जब हम किसी के, जैसे हमारे पास ये है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, तो जब हम इसके क्रिस्टल्स बनाएं, कैसे बनेंगे क्रिस्टल, पानी ऐड करके। सो पानी ऐड करके क्रिस्टल्स बनाना ही कहलाता है रिक्रिस्टलाइजेशन। तो वही हमें यहाँ पे करना है कि जो ये Na2CO3 है, यानी जैसा यहाँ देख सकते हो सोडियम कार्बोनेट है, इसमें हम जोड़ देंगे 10 वाटर मॉलिक्यूल्स। कितने वाटर मॉलिक्यूल्स जोड़ने, फिक्स नंबर होता है हमेशा। सो ये है 10 वाटर मॉलिक्यूल्स। जब हम सोडियम कार्बोनेट के अंदर 10 पानी के मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे तो जनाब हमारे पास आ जाएगा Na2CO3.10H2O विच इज कॉल्ड वॉशिंग सोडा। इस तरीके से अपना वॉशिंग सोडा बनता है। तो मुझे उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा। पहले के जो 3 केमिकल्स हमने देखे वो कैसे बने नमक से, और ये कैसे बना। ये अपना बेकिंग सोडा इनडायरेक्ट नमक से आया, तो बेकिंग सोडा को आपको हीट करना है। हीट करने पे सोडियम कार्बोनेट आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, पानी आएगा, वो 2 चीज चली जाएंगी, बच जाएगा अपने पास सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट में 10 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे और वॉशिंग सोडा तैयार है। तो ये तो हो गया कि वॉशिंग सोडा बनता कैसे। अब इसके यूजेस क्या क्या है। सो देखो सोडियम कार्बोनेट, अब अगर आपको मेंशन कर दिया जाता है सोडियम कार्बोनेट जो है इज यूज्ड इन मेकिंग ग्लास, सोप एंड अदर पेपर इंडस्ट्रीज, तो आप कहोगे सोडियम कार्बोनेट क्या है। तो केमिकल नेम याद रखना, सोडियम कार्बोनेट माने वॉशिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल होता है ग्लासेस बनाने में, सोप बनाने में और पेपर इंडस्ट्रीज के अंदर भी। उसी के साथ साथ इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरोक्स। सो ये जो अपना सोडियम कार्बोनेट है यानी वॉशिंग सोडा जो है, ये कुछ सोडियम कंपाउंड्स बनाने में भी काम आता है, जिसमें से एक कंपाउंड है बोरेक्स। अब कहोगे बोरेक्स क्या है। वैसे तो इसके डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, चैप्टर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंस इसकी दी नहीं गई है, बट फिर भी अब जब वर्ड आया है तो इसे समझ लेते हैं। तो आपने कभी सुना है सुहागा, क्योंकि सुहागा क्या चीज है, एक बड़ी फेमस कहावत है, कहते हैं सोने पे सुहागा। तो जो सुहागा होता है ना वो बोरेक्स ही होता है। फिर कहोगे पर इसे सोने के साथ क्यों जोड़ रहे हैं, व्हाई इट इज कॉल्ड सोने पे सुहागा। क्योंकि देखो ये जो बोरेक्स है ये सोने में जो इंप्योरिटीज होती हैं उनको क्लीन कर देता है और सोने को बना देता है एकदम शाइनिंग। तो अगर देखो सोने पे सुहागा आ जाए मतलब सोना एकदम चमकदार बन जाएगा। कितनी इंपॉर्टेंस है सुहागे की। तो वो सुहागा बनाने के लिए, वो बोरेक्स बनाने के लिए हम वॉशिंग सोडा यूज में लेते हैं। इंग्लिश में सोने पे सुहागा से रिलेटेड कहावत है द आइसिंग ऑन द केक। तो वहां पे आइस केक को करने, केक को अच्छा सा बनाने के लिए, यहाँ पे सोने को अच्छा बनाने के लिए सुहागा की जरूरत होती है और सुहागा को इंग्लिश में हम बोरेक्स कहते हैं और बोरेक्स को बनाने के लिए वॉशिंग सोडा की जरूरत
पड़ती है, या कह सकते हो सोडियम कार्बोनेट की जरूरत पड़ती है। उसके बाद देखो सोडियम कार्बोनेट के और क्या क्या यूज है। सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। घर के अंदर साफ सफाई के अंदर जो चीजें काम में आती है उनमें भी काम आता है वॉशिंग सोडा, जैसे कि डिटर्जेंट होता है उसमें वॉशिंग सोडा काम में आता है। उसके बाद देखते हैं अगला है, इट इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर क्या चीज है? जब पानी के अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो वो पानी हार्ड हो जाता है, तो हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल होता है। तो ये थे यूजेस सोडियम कार्बोनेट के, मतलब वॉशिंग सोडा के, और ये बनता कैसे ये भी हमने देख लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक के ऊपर, दैट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आप कहोगे क्यों? अभी तो जो आपने वो स्लाइड दिखाई थी केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, उसके अंदर तो सोडियम हाइड्रोक्साइड था, ब्लीचिंग पाउडर था, बेकिंग सोडा था, वॉशिंग सोडा था और प्लास्टर ऑफ पेरिस था। ये कहां से आ गया? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को समझने से पहले हमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन समझना होगा। और वैसे भी वॉशिंग सोडा में क्रिस्टल की बात तो हो ही गई है, तो पहले हम इसे जानेंगे। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की जो हेडिंग आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई है वो है कि आर द सोल्ट्स रियली ड्राई? जो नमक होते हैं क्या वो सच में सूखे होते हैं? तो देखो जो घर में भी हम नमक यूज में देते हैं, असल में हमें तो उसको हाथ लगा के ऐसे लगता है कि सूखा है, पानी होता है। लेकिन दो तरीके के नमक होते हैं। सॉल्ट कितने तरीके के हैं? दो हैं। एक है अनहाइड्रस। अनहाइड्रस का मतलब है कि एकदम सूखे, कतई पानी नहीं है। दूसरे होते हैं हाइड्रेटेड, पानी वाले। तो इस चैप्टर में तो सारी बात तो हाइड्रेशन की चल रही है, शुरू से लेकर लास्ट तक। एसिड भी पानी में है तो हाइड्रोजन आयंस दे रहा है, बेस भी पानी में है तो हाइड्रोजन ऑक्साइड दे रहा है। तो फिलहाल हम एनहाइड्रस की बात नहीं करेंगे, हाइड्रेटेड सॉल्ट की ही बात करेंगे। और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसी के अंदर आता है। क्या है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? तो ये डेफिनेशन पढ़ो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे हमने देखा अपना सोडियम कार्बोनेट था। क्या था सोडियम कार्बोनेट के अंदर? सोडियम कार्बोनेट था अपना Na2CO3.10H2O। तो इसमें ये क्या है? ये एक वन फॉर्मूला यूनिट है, ठीक है। दिस इज वन फॉर्मूला यूनिट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। इसके अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड किए गए हैं? 10। तो जो नंबर है ना वाटर मॉलिक्यूल्स के, उसी को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। किसी भी वन फॉर्मूला यूनिट के अंदर, किसी भी नमक की वन फॉर्मूला यूनिट के अंदर जितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड किए जाते हैं उसी को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए सॉल्ट। जो मैंने बात कही वही यहाँ पे लिखी हुई है, लेकिन ये लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क ये कैरी करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है। कई भी सोचते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है क्या, इतना लंबा चौड़ा इसका नाम है, क्या ही होगा क्रिस्टलाइजेशन, क्या होगा वाटर। इतना तो इजी है, जस्ट आपकी वन सिंगल फॉर्मूला यूनिट है, उसमें जितने नंबर होंगे पानी के मॉलिक्यूल्स के उसको आप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कह दोगे। तो यहाँ पे क्या होगा आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जल्दी से बताओ? 10H2 है। इसका मतलब 10H2 इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और एग्जांपल अगर हम देखें, सो 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट। हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट जो होता है, जिसकी यह हो जाएगा CuSO4। तो जो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है उसके अंदर 5 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या हो गया? 5H2O। सिमिलरली अब जो प्लास्टर ऑफ पेरिस को समझने के लिए जरूरी चीज है वो है जिप्सम। अभी जिप्सम क्या चीज है? जिप्सम एक तरीके का खनिज है, उसमें देखो क्या होता है, वन अदर सॉल्ट विच पोजेसेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम। जिप्सम के अंदर भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स, एक फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। इट हैज 2 वाटर मॉलिक्यूल्स एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। उसका फॉर्मूला क्या है? CaSO4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट .2H2O अगर आप लिखते हो तो इसका मतलब ये है कि ये जिप्सम होगा, ठीक है। तो जिप्सम में 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे भी देख सकते हो ये आपका जिप्सम है, इस तरीके का नमक ही होता है एक तरीके का ये, और जिसका फॉर्मूला है CaSO4.2H2O। CaSO4 इज कैल्शियम सल्फेट, 2H2O का मतलब है कि इसके अंदर 2 पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। अब आ जाते हैं हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के ऊपर। पेरिस समझ के एफिल टावर मत चल जाना, इसी वैसा वाले पेरिस की बात है। तो ये देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है। जिप्सम अभी हमने पढ़ा, जिप्सम एक तरीके का खनिज है, एक तरीके का सोल्ट है। उसके अंदर क्या होते हैं? CaSO4.2H2O, 2 हाइड्रोजन, 2 पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें। ओके, तो जब हम उस जिप्सम को 373 केल्विन पे हीट करते हैं, आप कहोगे 373 केल्विन, अब तक तो हम ये सारी चीजें सेल्सियस में पढ़ते आए हैं, चलो ठीक है सेल्सियस में ले लो। तो 373 केल्विन का मतलब हो जाएगा 100 सेल्सियस, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो जब हम जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स जो उसमें है कितने हैं? 2H2O है, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो लूज कर देता है। और जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पे जिप्सम को हीट करते ही वो वाटर मॉलिक्यूल्स
यूज करता है तो एक नई चीज बनती है जो कि होती है सोडियम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसको हम बोलते हैं आम भाषा में POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो उसमें कितने बच जाएंगे, चूंकि वो हीट हो गया तो कैल्शियम सल्फेट तो आपका ऐसे ही रहने वाला है 1/2, आधे बच जाते हैं, 1/2 H2O, हाफ मॉलिक्यूल बचता है पानी का, और वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूजेस देख लो, बना कैसे, समझ में आ गया ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम को हम 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे, हीट करने पे उसके वाटर मॉलिक्यूल्स लूज हो जाएंगे। कितने लूज होंगे, आधे बच जाएंगे, 2 है तो आधे बच जाएंगे, तो CaSO4.1/2 H2O बन जाएगा अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसके यूजेस क्या क्या है, तो डॉक्टर इसे यूज करते हैं, डॉक्टर यूज एज अ प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन राइट पोजीशन। जब हमारी हड्डी वड्डी टूट जाती है तो डॉक्टर उसे सही पोजीशन पे करके प्लास्टर चढ़ा देता है। वो प्लास्टर किस चीज का होता है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है, जिप्सम से बना हुआ जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो इसी चीज का प्लास्टर होता है, क्योंकि वो क्या करता है, वो उसे एक ही जगह पे रोक देता है। वो इतना सॉलिड होता है कि आपकी जो हड्डी है वो जिस पोजीशन पे डॉक्टर ने सेट की है वहीं पे रहेगी। प्लास्टर नहीं लगाएंगे तो हम तो उसे कहीं सेट होने नहीं देंगे, हिलाते रहो, वो आपकी सही नहीं होने वाली है, तो इसीलिए प्लास्टर लगाया जाता है। और वो प्लास्टर इसी से बना हुआ होता है। किससे बना होता है, अगर आपको केमिकल नेम लेना हो तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट से। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ व्हाइट पाउडर, व्हाइट कलर का पाउडर होता है, जिसे अगर पानी के साथ आप मिक्स कर दो वापस जिप्सम बन जाएगा। और ये प्रोसेस ऐसे ही चलती रहेगी आपकी, कि अगर आप जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हीट कर दोगे वापस प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर आप फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दोगे तो वापस जिप्सम बन जाएगा। अब वो देखो कैसे, यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ये आपका जिप्सम है, इसे हीट किया तो हमें इतनी चीज मिलती है, हीट करने पे प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाता है। अब ये पूरा इसका रिवर्स भी है, क्या हमारे पास आया कि हमारे पास जिप्सम था इतना CaSO4.2H2O, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, इसे हीट किया गया 100 डिग्री सेल्सियस या कह सकते हो 373 केल्विन के ऊपर, तो हमारे पास आ जाता है CaSO4 और वाटर मॉलिक्यूल्स बच जाते हैं हाफ H2O। अब अगर आपको वापस प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम बनाना हो तो अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस है CaSO4.12H2O। अब इसमें मुझे कितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करने होंगे कि जिप्सम आ जाए, क्योंकि जिप्सम में तो 2 ही नंबर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो उसके लिए आधा हमारे पास है, सो अगर हमने यहाँ पे 1.5 H2O यानी 1.5 वाटर मॉलिक्यूल्स और ऐड कर दिए तो अपना काम बन जाएगा, बिल्कुल सही है। अब ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, अब थोड़ा गणित लगा लो। मिक्स फ्रैक्शन को आप 3/2 में लिख सकते हो, तो चाहे ऐसे लिख लो तो भी आपके पास आने वाला जिप्सम ही है, 3/2 लिखोगे तो भी जिप्सम ही आएगा। तो इन दोनों का आपस में लेन देन चलता रहता है, कभी जिप्सम प्लास्टर ऑफ पेरिस बना देता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर आपने 1.5 वाटर मॉलिक्यूल और जोड़ दिया तो जिप्सम बन जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस नामक केमिकल कैसे बनता है कॉमन सोल्ट से, कैसे बनता है। जिप्सम है, उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर देंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स लूज हो जाएंगे, आधे बच जाएंगे, तो हमारे पास H2O आ जाएगा। और इससे पहले जितने भी हमने केमिकल्स देखे वो भी आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे, अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक दिए गए थे हमने सबको एक एक करके अच्छे से समझ लिया है। और हाँ, भूल मत जाना, वो जो एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तब क्या क्या प्रोड्यूस करता है, उसमें मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, तो अगर आपने उसी वक्त उसका आंसर दे दिया था देन वेल एंड गुड, मैं जरूर चेक करूंगी। और अगर अभी तक आपने उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताइएगा कि वहां पे कौन सा रिएक्शन हो रहा था। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी समझ पाएं कि पूरा चैप्टर है क्या, एसिड क्या है, बेसिस क्या है, सोल्ट्स क्या है, इनकी इंपॉर्टेंट चीजें, पीएच स्केल क्या है, हमारी डेली लाइफ में पीएच कैसे काम करता है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।